इस कहानी की आवाज एआई द्वारा तैयार की गई है। इसमें दर्शाई गई सभी घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। आर्यन का शरीर अब अमर असुर शरीर के शुरुआती चरण में था। साथ ही उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली यिन यांग दिव्य नसें और एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य कला थी। इन सभी कारणों से मर्त्य क्षेत्र के 8वें स्तर पर होने के बावजूद उसमें 9वें स्तर के किसी भी विशेषज्ञ को हराने की ताकत थी। 5 तत्वों के मिलन से बनी ब्रह्मांडीय शक्ति और 4 प्रतीकों की दिव्य कला का प्रभाव इतना डरावना होगा, इसकी कल्पना खुद आर्यन ने भी नहीं की थी। तुम क्या करने वाले हो? मैं परम युद्ध पंथ का शिष्य हूं। अगर तुमने मुझे। फुरन के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। हाथ पैर गंवाने के बाद भी वह यह मानने को तैयार नहीं था कि एक 16 साल का लड़का उससे ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। असंभव, मैं 9वें स्तर पर हूं। मुझे सिर्फ 10वें स्तर का योद्धा ही हरा सकता है। तुम इतने छोटे हो, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। फुरन हकलाते हुए जमीन पर रेंगने लगा। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं 10वें स्तर पर होता तो तू अब तक सड़क पर पड़ा मांस का लोथड़ा बन चुका होता। नरक की यात्रा कर। आर्यन ने एक भयानक दहाड़ मारी। उसके मुंह से नीली बिजली और तूफानी हवाओं के साथ प्राण ऊर्जा का एक सैलाब निकला। वह ऊर्जा किसी झरने की तरह फुरन के शरीर पर गिरी। मैदान में बिजली कड़कने की आवाजों के बीच फुरन की रूह कंपा देने वाली चीखें गूंज उठीं। आर्यन ने एक के बाद एक अपनी सभी कलाओं का प्रदर्शन उस गद्दार पर किया। नीलनाग का पंजा, तूफानी संहारक मुष्टि और अग्नि सम्राट मुष्टि। फुरन का शरीर अब मिट्टी के लोंदे जैसा लग रहा था। उसकी हर हड्डी टूट चुकी थी। तड़प तड़प कर मरने के बाद आर्यन ने उसकी पोटली ली और उसके शव को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद आर्यन यादव परिवार के टूटे हुए मुख्य द्वार को पार कर हवेली के भीतर दाखिल हुआ। यादव हवेली के भीतर प्रलय। हवेली के भीतर कदम रखते ही आर्यन ने देखा कि चारों तरफ लाशें बिछी हुई थीं। उसने चिल्लाकर कहा, पिताजी, मैं आपकी मदद के लिए आ गया हूं। आर्यन को सही सलामत देखकर चौहान विक्रम और बाकी बुजुर्गों की जान में जान आई। इसका मतलब साफ था, गद्दार फुरन मारा जा चुका था। यादव राज ये देखकर चीख पड़ा, यह नहीं हो सकता। एक बच्चा 9वें स्तर के योद्धा को इतनी जल्दी नहीं हरा सकता। आर्यन ने जवाब देने के बजाय हवा में दर्जनों फीट ऊंची छलांग लगाई। उसकी हथेली से नीली रोशनी फूटने लगी। देखते ही देखते आसमान में पहाड़ जैसा एक विशाल नीलनाग का पंजा उभरा और पूरी यादव हवेली पर नीचे की ओर दबाव बनाने लगा। वह पंजा सिर्फ ऊर्जा का था, लेकिन उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि नीचे मौजूद घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सैकड़ों यादव योद्धा उस दबाव में पिचक कर मांस के लोथड़े बन गए। जमीन पर हथेली का एक गहरा निशान बन गया, जिसे देखकर बाहर खड़े लोगों की रूह कांप गई। कई यादव योद्धा अपनी तलवारें फेंककर भागने लगे। चौहान विक्रम भी अपने बेटे की इस असीमित शक्ति को देख चकित थे। इन्हें मार डालो, इन चौहानों की ऊर्जा खत्म हो रही है, यह मौका मत छोड़ो। यादव राज ने अपनी तलवार लहराते हुए चिल्लाया। चौहान परिवार के योद्धाओं, मेरे पीछे आ जाओ, आर्यन ने गरजते हुए कहा। सभी योद्धा तुरंत आर्यन के पीछे खड़े हो गए। उनकी आंखों में अपने युवा स्वामी के लिए अपार सम्मान था। पिताजी, आप बाकी सैनिकों को संभालिए, इस बूढ़े यादव राज को मैं देख लूंगा। इतना कहकर आर्यन सीधे यादव राज की ओर लपका। आर्यन के शरीर से एक बार फिर सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। श्वेत व्याघ्र दिव्य मुष्टि। आर्यन ने हवा में उड़ते हुए एक जोरदार मुक्का चलाया। सुनहरी प्राण ऊर्जा ने देखते ही देखते दर्जनों फीट चौड़ी एक विशाल मुट्ठी का आकार ले लिया, जिससे भयानक संहारक शक्ति निकल रही थी। ये प्रहार किसी गिरते हुए पहाड़ जैसा था। उस मुक्के से निकलने वाली हवाओं ने तूफान का रूप ले लिया और धरती को फाड़ते हुए यादव राज के विशेषज्ञों की ओर बढ़ने लगी। यादव राज और उसके साथी भागना चाहते थे, लेकिन उस ऊर्जा के दबाव ने उन्हें अपनी जगह पर जकड़ लिया था। श्वेत व्याघ्र दिव्य मुष्टि के प्रहार ने जमीन को फाड़कर एक बहुत गहरी और लंबी खाई बना दी, जिसने याओ परिवार के सभी योद्धाओं को चारों तरफ से अपनी चपेट में ले लिया। उस मुक्के से निकले विनाशकारी जादुई कोहरे ने उनके शरीरों को भीतर तक झकझोर दिया। जैसे ही वह फौलादीवार याओ परिवार के दिग्गजों से टकराया, उन्हें साफ महसूस हुआ कि उनकी एक एक मांसपेशी और हड्डी भीतर से किसी पटाखे की तरह फट रही थी। ऊपर से उस एक ही झटके के दबाव ने उनके शरीरों के भीतर जमा उनकी सारी प्राण ऊर्जा को पल भर में छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दिया था। तुम सब अपनी तलवारें नीचे डाल दो और रुक जाओ। तुम्हारे याओ परिवार के मुखिया और सभी बड़े बुजुर्ग इस भाई से बुरी तरह हार चुके हैं। आर्यन की गरजती हुई आवाज पूरे याओ महल के एक एक कोने में गूंज उठी। याओ कुल का चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो या छोटा नौकर, हर एक ने उसकी इस अंतिम घोषणा को साफ साफ सुन लिया था। मैदान के बाहर खड़ी भीड़ भी अचरज के मारे सन रह गई।
आर्यन ने अभी कुछ ही पल पहले उस मुख्य द्वार के भीतर कदम रखा था, पर इतनी जल्दी उसने पूरे याव साम्राज्य का अंत कर दिया था, ये किसी को नहीं सूझ रहा था। जादुई दुनिया में यह अफवाह बहुत आम थी कि इस मार्शल दुनिया का एक ही सर्वोच्च योद्धा अकेला ही किसी पूरे शहर या रियासत को मलबे में तब्दील करने का दम रखता है। आज आर्यन ने बहुत आसानी से याओ परिवार के सभी सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को धूल चटा दी थी, जिनमें मर्त्य स्तर के 8वें चरण पर बैठने वाले 3 खूंखार दिग्गज भी शामिल थे। ऊपर से वे सब आर्यन के सिर्फ एक ही प्रहार के सामने तिनके की तरह ढेर हो गए थे, जिसने ये साबित कर दिया था कि वे पुरानी पौराणिक अफवाहें रत्ती भर भी झूठी नहीं थीं। याओ मुखिया और उनके सभी बड़े बुजुर्गों की रीढ़ और पसलियों की हड्डियां पूरी तरह कुचलकर कबाड़ बन चुकी थीं। पर इसके बावजूद वे अभी मरे नहीं थे, वे सिर्फ उस खौफनाक दर्द की भट्टी में तड़प रहे थे। वे सब जमीन पर पड़े अपनी जलती और नफरत भरी नजरों से आर्यन को घूर रहे थे। जब कुल के राजा और उनके सभी उस्ताद ही इस हाल में पहुंच चुके थे, तो याओ परिवार के बाकी बचे साधारण चेलों में दोबारा मुकाबला करने का साहस नहीं बचा था। उनके मुख्य महारथी बहुत पहले ही ढेर हो चुके थे। अगर वे इस मोड़ पर दोबारा अपनी तलवारें उठाते तो वह लड़ाई पूरी तरह बेमतलब और आत्महत्या जैसी साबित होती। आर्यन, तुम सिर्फ थोड़े दिन और मजे कर लो। हमारे याओ परिवार के जो महान बुजुर्ग बड़े युद्ध पंथों के भीतर दीक्षा ले रहे हैं, वे बहुत जल्द लौटकर तुमसे इस खून का एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। याओ मुखिया भली भांति जानते थे कि आज उनका इस दुनिया से जाना बिल्कुल तय था, पर उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके कुल के वे बूढ़े दिग्गज इस विनाश को देखकर चुप नहीं बैठेंगे। आर्यन खिलखिलाकर हंसा और बोला, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है भाई। अच्छा होगा कि वे सब जल्दी से जल्दी यहाँ आए। मैं उन सबको भी यमलोक का रास्ता दिखा दूंगा ताकि तुम वहां मजे से बैठकर उनके साथ अपने कुल के इतिहास पर लंबी चर्चा कर सको। ये कहते ही आर्यन ने हवा में अपनी प्राण ऊर्जा को बटोरा और उससे नीले रंग का एक बहुत ही तेजधार छोटा खंजर तैयार कर लिया। पलक झपकते ही उसने अपनी उंगलियों के इशारे से उस जादुई खंजर को सीधे याओ मुखिया के सिर की तरफ हवा में उछाल दिया। वो प्राण ऊर्जा का खंजर जैसे ही याओ मुखिया के माथे के बीचों बीच लगा, एक भयंकर धमाका हुआ और उनका पूरा सिर बारूद की तरह फट पड़ा। याओ मुखिया का वह घमंडी सिर पल भर में मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर हवा में बिखर गया। इस लहूलुहान और खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखकर वहां खड़े साधारण शिष्यों का जी मिचलाने लगा और उनके दिलों में साक्षात मौत की दहशत बैठ गई। वे मन ही मन कांप रहे थे कि अगर इस लड़के ने उनके साथ भी ऐसा ही बेरहम सलूक किया, तो वे भला इस यमराज का सामना कैसे करेंगे। जब याओ परिवार के बाकी चेलों ने अपने मुखिया को इस तरह मांस के कीमे में बदलते देखा, तो उनका सारा रसूख हवा हो गया। वे सब बहुत ही सीधे और आज्ञाकारी बच्चों की तरह आर्यन के कदमों में झुक गए, अपनी तलवारें फेंक दी और रोते बिलखते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगे। इस तरह वो महान औषध घराना जो सदियों से इस पूरे साम्राज्य पर अपना एक छत्र राज चला रहा था और जिसके घमंड का कोई अंत नहीं था, मात्र कुछ ही पलों की लड़ाई के भीतर हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो चुका था। और सबसे कड़वा सच ये था कि कयामत का ये काला बादल वे खुद अपने लालच के कारण अपने सिर पर बुलाकर लाए थे। पर जिस एक बात ने पूरे साम्राज्य के बड़े बड़े जागीरदारों और राजाओं के होश उड़ा दिए थे, वही ये नहीं थी कि याओ परिवार हार चुका था, बल्कि सबसे बड़ा अजूबा यह था कि इतने विशाल घराने का अकेले शिकार करने वाला वह योद्धा अभी पूरे 17 साल का भी नहीं हुआ था। आर्यन के पिता और उनके साथ आए आर्यन परिवार के बाकी उस्तादों ने सपने में भी इस तरह के हसीन और अकल्पनीय अंत की उम्मीद नहीं की थी। आर्यन मेरे बच्चे, तुम हमारे कुल के इन सभी घायल योद्धाओं को साथ लेकर तुरंत यहाँ से प्रस्थान करो। तुम भी इस महायुद्ध में बहुत बुरी तरह थक चुके हो। इस रणभूमि के बाकी बचे मलबे और कागजात को ठिकाने लगाने का काम तुम इस बाप पर छोड़ दो। आर्यन के पिता ने पूरे मैदान को कंपाते हुए अपनी राजसी आवाज में आदेश दिया। उनकी आंखों में इस समय एक ऐसा अदम्य रोब झलक रहा था कि याओ परिवार के बचे कुचे नौकर और चेले डर के मारे थर थर कांपने लगे। आर्यन ने समझदारी से अपना सिर हिलाया और आर्यन परिवार के सैकड़ों घायल योद्धाओं को साथ लेकर तुरंत उस रणभूमि से बाहर निकल आया और सीधे अपने औषधि सम्राट भवन की तरफ बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने अपने घावों को भरने और अपनी थकान को मिटाने के लिए खजाने से कुछ खास दवाइयां निकाली। आज के इस महासंग्राम में उसने अपने भीतर छिपी नील नाग और श्वेत व्याघ्र की पूरी सर्वश्रेष्ठ प्राण ऊर्जा को बाहर खाली कर दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो याओ परिवार के दिग्गजों को धूल चटाने में उसके भीतर की आधी से ज्यादा जादुई शक्ति खर्च हो चुकी थी और बाकी बचे तीनों जीवों की ऊर्जा भी ब्रह्मांडीय महाबल का आह्वान करने के कारण लगभग पूरी तरह खाली हो चुकी थी। यह उसके पूरे जीवन का पहला ऐसा वाकया था जहां उसने अपनी साधना को इस कदर चरम पर पहुंचाकर पूरी तरह निचोड़ दिया था।
औषधि सम्राट भवन के भीतर बूढ़े उस्ताद और खुद मुख्य औषधि राजा इस महायुद्ध के परिणाम को सुनकर अवाक रह गए थे। वे दोनों बुजुर्ग हैरत के मारे बार बार अपना सिर हिला रहे थे और उन्हें इस हकीकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि 18 साल के इस लड़के के भीतर न सिर्फ दवाइयां बनाने का एक अद्भुत जादुई हुनर छिपा था, बल्कि वह युद्ध के मैदान पर साक्षात काल बनकर बड़े बड़े घरानों को पल भर में मलबे में तब्दील करने का दम भी रखता था। ये लड़का एक बहुत ही खूंखार शेर है। अच्छा होगा कि यह जितनी जल्दी हो सके इस आम दुनिया की सीमाओं को लांघकर किसी बड़े और शक्तिशाली युद्धपंथ के भीतर दाखिल हो जाए। ये साधारण दुनिया इसके इस आसमान छूते रुतबे और इसकी इस असीम ताकत के भार को ज्यादा दिनों तक संभाल नहीं पाएगी। बूढ़े उस्ताद ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। वे जानते थे कि इस आम दुनिया के दायरे में अब आर्यन के मुकाबले का कोई प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन बाकी नहीं बचा था, पर अगर वह उन बड़े युद्ध पंथों के महलों में कदम रखेगा तो वहां के दिग्गजों के सामने उसकी यह शुरुआती ताकत उसे रैंक में सबसे निचले पायदान पर खड़ा करेगी। यही एक मुख्य वजह थी कि जब कोई योद्धा साधना के एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता था तो वह इस आम इंसानों की दुनिया में रुककर अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वे जानते थे कि भले ही वे इस मामूली दुनिया के भगवान बन जाएं, पर अगर वे यहां से आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी अपनी आंतरिक जादुई शक्ति हमेशा के लिए एक जगह रुककर ठप हो जाएगी। जब भी कोई साधक इस बड़े मोड़ पर पहुंचता था, उसका रोम रोम साधना के अगले खूंखार साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए तड़पने लगता था। साम्राज्य का नया राजा और शाही महल का सन्नाटा। याओ परिवार की सारी धन दौलत, जागीरें और क्रिस्टल पत्थरों की खदानों पर अब पूरी तरह आर्यन परिवार का कब्जा हो चुका था। इस पूरे दक्षिण मार्शल साम्राज्य के भीतर फैली याओ घराने की एक एक आलीशान संपत्ति अब आर्यन कुल के नाम दर्ज हो चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि इस महाजीत के बाद आर्यन परिवार इस पूरे साम्राज्य की सबसे खूंखार और अदम्य महाशक्ति बन चुका था। ऊपर से वे अब इस पूरे साम्राज्य के निर्विवाद रूप से पहले स्थान के औषधि घराने के सिंहासन पर विराजमान हो चुके थे। कुछ ही दिनों के भीतर यह रोमांचक खबर पूरे दक्षिण मार्शल साम्राज्य के एक एक कोने और रियासत तक बिजली की रफ्तार से फैल गई। दूसरे बड़े घरानों के मुखिया बहुत पहले से जानते थे कि आर्यन परिवार और याओ घराने के बीच महायुद्ध होना बिल्कुल तय था, पर वह युद्ध इतनी जल्दी और महज कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। साम्राज्य के गली कूचों में इस समय सिर्फ आर्यन के नाम का डंका बज रहा था, और इस महाविनाश के बीच उसने जो अकल्पनीय पराक्रम दिखाया था, उसे सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उधर शाही महल के सबसे आलीशान तहखाने के भीतर एक बेहद पीले और कमजोर चेहरे वाला नवयुवक अपने पिता के आगे खड़ा होकर गुस्से में फुसफुसा रहा था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उस दिन प्रतियोगिता में बुरी तरह पिटने वाला राजकुमार था। उसने राजा की तरफ देखा और कहा, पिताजी, क्या हम सचमुच उस बात को इतनी आसानी से भूल जाएंगे कि उस आवारा आर्यन ने हमारे कुल की सबसे गुप्त ड्रैगन युद्ध कला हमसे चुरा ली, और इस बात का प्रतिशोध भी नहीं लेंगे कि उसने हजारों लोगों के सामने मुझे मार मारकर एक अपाहिज लाश बना दिया था। साम्राज्य के राजा ने अपनी आंखें तरेरी और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तो फिर तेरी बुद्धि के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपनी पूरी शाही सेना को लेकर आर्यन परिवार की उस फौलादी जागीर पर हमला बोल दूं? क्या तुझे भूल गया है कि उस आर्यन परिवार के पास इस समय मर्त्य स्तर के 8वें चरण पर बैठने वाले 6 खूंखार उस्ताद मौजूद हैं, और ऊपर से उनका वह बेटा आर्यन अकेला ही मर्त्य स्तर के 10वें महाशिखर के राजाओं जितनी ताकत रखता है। उस लड़के ने उस दिन मैदान पर तेरी गर्दन नहीं काटी, यही हमारे पूरे शाही खानदान पर उसका सबसे बड़ा उपकार था। तू खुद को बहुत बड़ा शातिर समझता है, पर तेरी ये घटिया चालें और साजिशें उस काल के सामने महज एक बचकाना खेल है। भले ही वह इस पूरे साम्राज्य का बेताज राजा था, पर जब बात आर्यन परिवार की आती थी तो उसे भी अपनी सारी राजसी अकड़ और प्रतिष्ठा को एक तरफ रखकर झुकना ही पड़ता था। ऊपर से उसके और आर्यन परिवार के बीच कोई पुरानी निजी दुश्मनी नहीं थी। उस दिन मैदान पर जब उसने याओ परिवार का साथ छोड़कर अपने घायल बेटे को लेकर चुपचाप महल लौटने का फैसला किया था, तो वह उसके जीवन का सबसे बुद्धिमान और हसीन फैसला था। अगर वह उस दिन याओ परिवार के उस जाल में फंसा रहता तो आज याओ मुखिया के साथ साथ उसकी और उसके इस बेटे की लाश भी उसी मलबे के नीचे दफन हो चुकी होती। राजकुमार ने अपने दांत पीसे और गुस्से में थूकते हुए कहा, पर मैं इस अपमान का घूंट अपने गले के नीचे कभी नहीं उतार पाऊंगा। पिछले कुछ दिनों में आर्यन के हाथों मार खाकर उसका पूरा शारीरिक ढांचा कबाड़ बन चुका था। अगर उसके पिता ने शाही खजाने से निकालकर बेशकीमती दवाइयों का अमृत उसके घावों पर न लगाया होता तो उसके दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद न के बराबर थी। राजा ने ठंडे स्वर में कहा, तेरे इस कड़वे अफसोस से अब कुछ नहीं बदलने वाला।
याओ परिवार अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है, और जहां तक आर्यन परिवार की बात है, तो उन्हें हमारे इस शाही सिंहासन को हथियाने का कोई लालच नहीं है। वे इस समय अपनी इस महाजीत के बाद मिली धन दौलत और जागीरों को संभालने में व्यस्त हैं। आगे से तुम अपनी यह राजसी अकड़ बंद रखोगे और एक सीधे बच्चे की तरह महल के भीतर चुपचाप पड़े रहोगे। इतना कहकर राजा गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। याओ परिवार का वह आलीशान विशाल किला अब पूरी तरह आर्यन परिवार का नया मुख्य निवास स्थान बन चुका था। लड़ाई के दौरान टूटा हुआ वह मुख्य द्वार और आगे का मैदान बहुत कम समय में दोबारा शानदार तरीके से तैयार कर दिया गया, क्योंकि अब आर्यन परिवार के सभी सदस्य अपनी पुरानी छोटी व्याघ्र नगरी को छोड़कर हमेशा के लिए इस मुख्य राजधानी के आलीशान महलों में रहने के लिए आ चुके थे। जो छोटे जागीरदार और व्यापारी घराने पहले याओ परिवार के तलवे चाटते थे, वे अब याओ कुल का नामो निशान मिटते ही उनके वफादार होने का नाटक छोड़ चुके थे और आर्यन परिवार के आगे हाथ जोड़कर अपनी वफादारी साबित करने के लिए तड़प रहे थे। पिछले कुछ दिनों से औषधि सम्राट भवन के प्रवेश द्वार पर उपहारों की इतनी बड़ी बड़ी थैलियां और क्रिस्टल पत्थरों की बोरियां जमा हो रही थीं कि उन्हें रखने के लिए कमरे छोटे पड़ रहे थे। आर्यन ने उन बेशकीमती तोहफों में से सिर्फ अपनी साधना के काम आने वाली कुछ चुनिंदा दुर्लभ जड़ी बूटियां ही अपने लिए चुनी और बाकी सारा क्रिस्टल पत्थरों का खजाना मुस्कुराकर अपने आर्यन परिवार के विकास के लिए छोड़ दिया। सच्चा मूल तत्व दान और दिव्य भट्टी की जागृति। उस गद्दार और गंदी सोच वाले बूढ़े उस्ताद का वध करने के बाद आर्यन को उसकी चमड़े की जादुई थैली के भीतर से एक बहुत ही अनोखी और कीमती दवा हाथ लगी थी, जिसके ऊपर साफ साफ दर्ज था तारांकन मूल तत्व दान। यह उच्च श्रेणी की एक बेहद आध्यात्मिक औषधि थी जो इस पूरी दुनिया में बहुत ही दुर्लभ और बेशकीमती मानी जाती थी। यहाँ तक कि इस दक्षिण मार्शल साम्राज्य के सबसे बड़े औषधि राजा भी अगर इस गोली को अपनी भट्टी में पकाना चाहते तो उनके हाथों का हुनर भी इसके जटिल नियमों के सामने कांप जाता और उनके फेल होने का खतरा न के बराबर रहता। आर्यन ने जब उस जादुई गोली को अपनी आंखों के करीब लाकर देखा तो वह अचरज से भर गया। इसके भीतर तो साक्षात शुद्ध और अत्यंत घनी प्राण ऊर्जा का एक पूरा महासागर छिपा है। जैसे ही कोई योद्धा इसे अपने मुंह में उतारेगा, इसके भीतर छिपी वह अदम्य शक्ति पल भर में पिघलकर उसकी रगों में समा जाएगी। ये सचमुच एक बहुत ही नायाब महाऔषधि है। मुझे नहीं पता कि मेरे इन हाथों में आखिर कब इतना अदम्य हुनर आएगा कि मैं खुद अपनी जादुई भट्टी से ऐसी दिव्य गोलियों का निर्माण कर सकूं। उसने उस गोली को गौर से देखा। उसका बाहरी हिस्सा किसी पारदर्शी कांच के अभेद्य खोल जैसा चमक रहा था और उस खोल के बिल्कुल बीचों बीच सफेद रंग की शुद्ध प्राण ऊर्जा का एक छोटा सा जादुई गोला लगातार घूम रहा था। रिंग के भीतर सुहानी बड़े ही प्यार और प्रशंसा भरी नजरों से आर्यन की उस अग्निनाग दिव्य भट्टी को निहार रही थी और बैजूबाई भी शांत खड़ी इस नजारे को देख रही थी। जब से उस अग्निनाग भट्टी ने आर्यन को अपने असली स्वामी के रूप में स्वीकार किया था और उसके खून के हस्ताक्षर उस पर हो चुके थे, बैजूबाई के मन से भी उसकी उस झुलसा देने वाली गर्म जादुई आग का सारा खौफ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, उन बड़े युद्ध पंथों के भीतर जो सबसे नामी और मुख्य औषधि निर्माता होते हैं, वे अगर अपनी पूरी जिंदगी की साधना के बाद इस उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक गोली को बिना फेल किए पकाने का हुनर सीख लेते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा उस्ताद माना जाता है। ये कला वाकई बहुत कठिन है, पर हमारी नजरों में इस आध्यात्मिक श्रेणी की दवाओं का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। आखिरकार इस जादुई ब्रह्मांड में सिर्फ उसी औषधि निर्माता का असली सिक्का चलता है जो अपने हाथों से साक्षात प्रगाढ़ श्रेणी की महा औषधियों को अपनी भट्टी से बाहर निकालने का दम रखता हो। इस समय आर्यन अपनी भट्टी से सिर्फ मध्यम श्रेणी की मर्त्य दवाइयां ही बना पा रहा था और उसका इरादा साफ था, वह अगले कुछ ही दिनों के भीतर अपनी साधना को और धार देगा ताकि वह उच्च श्रेणी की मर्त्य दवाओं और लगे हाथ निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक गोलियों को पकाने की कला में पूरी तरह माहिर हो सके। सिर्फ इस मुख्य लक्ष्य को हासिल करने के बाद ही वह इस मामूली दुनिया के दायरे को छोड़कर उन बड़े और खूंखार युद्ध पंथों के महलों की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। आर्यन ने अपनी रिंग की तरफ देखा और उत्सुकता से पूछा, सुहानी दीदी, बैजू दीदी, आखिर याओ परिवार के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग उन खूंखार युद्ध पंथों के भीतर साधना कर रहे हैं, क्या वे हमारे इस कुल के विनाश की खबर सुनकर वापस इस मामूली दुनिया में लौटेंगे और मेरे आर्यन परिवार पर हमला करने की जुर्रत करेंगे? वह अंदर से थोड़ा चिंतित था कि उसके इस प्रांत से चले जाने के बाद पीछे से वे बूढ़े शिकारी उसके सीधे सरल परिवार पर अपना गुस्सा न निकाल दें। सुहानी ने खिलखिलाकर हंसते हुए उसके इस डर को पल भर में दूर कर दिया। उसने दिमाग में कहा कि तुम्हें उन बड़े युद्ध पंथों के नियमों को लेकर रत्ती भर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है आर्यन।
इस बार उन दोनों गद्दार उस्तादों ने खुद जादुई दुनिया के सबसे पवित्र नियमों को लांघा था और वे अपनी असीम शक्ति लेकर इस आम इंसानों की मामूली दुनिया के नागरिकों का शिकार करने आए थे। जादुई अदालत के नियम के अनुसार ऐसे गुनहगारों को अगर कोई कुत्ता भी मार डाले तो उनके पंथ का कोई बड़ा अधिकारी इस मामले की जांच करने कभी बाहर कदम नहीं रखेगा। ऊपर से सच तो यह है कि वे गद्दार उन बड़े पंथों के राजाओं की नज़रों में महज एक मामूली कचरे के बराबर थे। भला कोई उनके मरने पर अपना शाही रसूख क्यों दांव पर लगाएगा। अगर वे बूढ़े शिकारी अपनी निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए इस मामूली दुनिया पर हमला करने की छोटी सी भूल भी करेंगे तो उनके अपने पंथ के मुखिया ही जादुई नियमों को तोड़ने के जुर्म में सबसे पहले उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, क्योंकि ऐसा करने पर बाकी के सभी बड़े युद्ध पंथ एक साथ मिलकर उनके साम्राज्य को शमशान बना देंगे। वहां बाहर बहुत से युद्ध पंथ मौजूद थे और वे सभी एक दूसरे के धुर विरोधी थे। उनमें से हर एक पंथ बस इस ताक में बैठा रहता था कि कब किसी से कोई छोटी सी चूक हो और वे उसकी कमजोरी को दबोच सकें। आर्यन को ये जानकर थोड़ा अचरज हुआ कि उस चांद लॉन्ग जैसे मर्त्य स्तर के 8वें चरण के युवा योद्धा की भी उन पंथों की नजरों में कोई बिसात नहीं थी। इससे साफ था कि उन विशाल साम्राज्यों के भीतर एक से बढ़कर एक खूंखार महायोद्धा भरे पड़े थे। वहां सिर्फ उन्हीं चेलों को सिर आंखों पर बिठाया जाता था जिनके पास एक अदम्य जादुई प्रतिभा और आसमान छूने वाला उज्ज्वल भविष्य हो। जब चारों तरफ का माहौल पूरी तरह शांत हो गया तो आर्यन ने अपना पूरा ध्यान औषधि निर्माण की कला को और धार देने तथा दुर्लभ जड़ी बूटियों को विकसित करने पर लगा दिया। उसने उस सच्चे मूल तत्वदान का सेवन अभी नहीं किया, क्योंकि सुहानी और बैजूबाई ने उसे कड़ी सलाह दी थी कि इस दिव्य गोली को अपने मुंह में तब उतारना सबसे ज्यादा असरदार होगा जब उसकी साधना किसी बहुत मजबूत दहलीज पर आकर रुक जाएगी। जैसे ही आर्यन परिवार ने याओ घराने के दवाओं के पूरे व्यापार पर अपना कब्जा जमाया, उन्होंने बाजार में गोलियों की कीमतों को काफी नीचे गिरा दिया। इस फैसले ने इस साम्राज्य के हजारों आम योद्धाओं को उत्साह से भर दिया और वे सब दिल से आर्यन परिवार के समर्थन में खड़े हो गए। इस लोकप्रियता के कारण आम जनता के बीच आर्यन परिवार का नाम और सम्मान बहुत बढ़ गया, जो भविष्य में उन्हें एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में बहुत मददगार साबित होने वाला था। इस मार्शल दुनिया का एक ही कड़वा नियम था, कमजोर को कुचलना और बलवान का राज होना। मात्र एक ही दिन के भीतर याओ घराने द्वारा सदियों से बटोरी गई सारी धन दौलत अब आर्यन परिवार के कदमों में आ चुकी थी। और सच तो ये था कि यह कयामत वे खुद अपने घमंड के कारण अपने सिर पर बुलाकर लाए थे। अगर उन्होंने आर्यन परिवार से बैर न मोल लिया होता तो आज भी उनका व्यापार फल फूल रहा होता। याओ परिवार का सफाया होने के बाद आर्यन के पास दवाइयां बनाने के लिए जड़ी बूटियों का एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लग चुका था। इस समय वही याओ घराने के उसी पुराने जादुई बगीचे से कुछ बेहद कीमती पत्तियां और फल चुन रहा था, क्योंकि उसका इरादा अब उच्च श्रेणी की मर्त्य दवा पकाने का था। उच्च श्रेणी की मर्त्य गोली को भट्टी में ढालना साधारण दवाओं के मुकाबले कई गुना ज्यादा जटिल काम था और इसके लिए बहुत ही दुर्लभ सामग्रियों की जरूरत पड़ती थी। जादुई दुनिया के इतिहास में उच्च श्रेणी की मर्त्य दवाइयां बहुत सीमित प्रकार की होती थीं और उनमें से भी सिर्फ गिनी चुनी गोलियां ही आम योद्धाओं के बीच इस्तेमाल की जाती थीं। ये दवाएं साधकों के लिए सबसे ज्यादा असरदार तो थीं, पर इन्हें भट्टी में पकाना इतना मुश्किल था कि बड़े बड़े उस्ताद भी इन्हें बनाने से बचते थे। लेकिन एक औषधि निर्माता बनने के लिए इन पर महारत हासिल करना सबसे पहली सीढ़ी थी, इसलिए आर्यन ने अपने अभ्यास के लिए इन्हीं में से एक सर्वश्रेष्ठ गोली को चुना। सुहानी ने समझाते हुए कहा कि आर्यन, इस जादुई दुनिया में इन उच्च श्रेणी की मर्त्य दवाओं का स्थान बड़ा ही अजीब है। मैं तुम्हें सीधे शब्दों में समझाती हूँ। इस मार्शल दुनिया में जो योद्धा मर्त्य स्तर के 10वें चरण से ऊपर बैठते हैं, वे अविश्वसनीय रूप से अमीर और रईस होते हैं। उनकी अपनी साधना की आवश्यकताएं बहुत ऊंची होती हैं, इसलिए जब वे बाजार में दवाइयां खरीदने निकलते हैं तो वे इन मर्त्य स्तर की गोलियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। वे सीधे निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक दवाओं पर अपना क्रिस्टल पत्थर लुटाते हैं और उन्हें भारी मात्रा में खरीदकर खाते हैं ताकि उनके शरीर को बहुत बड़ा जादुई लाभ मिल सके। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा कि इसका मतलब सुहानी दीदी, उन बड़े युद्ध पंथों के भीतर जो चेले मर्त्य स्तर के 8वें और 9वें चरण पर संघर्ष कर रहे हैं, वे असल में काफी गरीब और लाचार होते हैं। सुहानी ने जवाब दिया कि बिल्कुल सही, इसीलिए वे अपनी कमजोर जेब के कारण सिर्फ इन मर्त्य स्तर की गोलियों को ही खरीद पाते हैं। पर तुम्हें ये बात भी जाननी होगी कि इन उच्च श्रेणी की मर्त्य दवाओं का असर उन 8वें और 9वें चरण के योद्धाओं के हाड़ मांस पर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखा पाता। उसने आगे कहा कि इसीलिए तुम्हें सिर्फ उन्हीं उच्च श्रेणी की मर्त्य दवाओं पर अपना हाथ साफ करना होगा जो बाजार में सबसे महंगी और असरदार मानी जाती हैं, और वे 3 गोलियां हैं: प्राणवर्धन दान, महातत्व दान और आत्म रूपांतरण दान।
3 महा-औषधियां और अग्निनाग भट्टी का समय चक्र। आर्यन इन दवाओं के नामों से पहले से वाकिफ था और ये सचमुच मर्त्य श्रेणी की सबसे मूल्यवान और खूंखार गोलियां थीं, जिनका सेवन करने के बाद बदन पर उनका असर पल भर में साफ दिखाई देने लगता था। इनमें से जो प्राणवर्धन दान था, उसका मुख्य काम साधक के भीतर छिपी प्राण ऊर्जा की गुणवत्ता को चरम पर पहुंचाना था ताकि वह अपनी ऊर्जा को सबसे शुद्ध रूप में बदल सके। दूसरा, महातत्व दान साक्षात साधना में विस्फोट करने वाली एक अद्भुत गोली थी। इसे मुंह में डालते ही शरीर के भीतर इतनी असीम प्राकृतिक ऊर्जा का सैलाब उमड़ता था कि साधक का दंत्यान उसे सीधे घनी प्राण ऊर्जा में तब्दील कर देता था। इसके प्रभाव में आने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर की हवा में जादुई ऊर्जा कितनी कम है या साधक की अपनी शिराएं कितनी कमजोर हैं, ये सीधे उसकी ताकत को बढ़ा देती थी। और आखिरी, आत्म रूपांतरण दान का काम सबसे अनोखा था। ये शरीर के भीतर छिपी प्राण ऊर्जा को सीधे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में बदल देती थी, जिसका मुख्य उपयोग अपनी मानसिक चेतना के दायरे को आसमान जितना विशाल करने और उसके गुप्त प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। सौभाग्य से आर्यन के पास साक्षात आदिकाल के ड्रैगन की अनूठी धरोहर अग्निनाग दिव्य भट्टी मौजूद थी। इस पवित्र और देव स्तरीय अस्त्र के भीतर एक ऐसा चमत्कार छिपा था कि यह भट्टी के अंदर बीतने वाले समय की रफ्तार को कई सौ गुना तेज कर सकती थी, जिससे औषधि निर्माण की लंबी और उबाऊ प्रक्रिया में लगने वाला समय तिनके की तरह घट जाता था। जादुई दुनिया का यह एक कड़वा सच था कि कुछ उच्च श्रेणी की दवाओं को भट्टी में पकाने के लिए उस्तादों को सालों या कभी कभी दशकों तक आग के सामने बैठना पड़ता था। पर इस अग्निनाग भट्टी के दम पर आर्यन उस कई सालों के लंबे समय को मात्र कुछ ही घंटों के भीतर समेटने का हुनर रखता था। आर्यन ने तय किया कि वह सबसे पहले महातत्व दान को पकाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह इस गोली का खुद सेवन करके अपनी आंतरिक शक्ति में एक बहुत बड़ा महाविस्फोट करना चाहता था। वह जानता था कि मर्त्य स्तर के 9वें चरण पर विजय पाने के बाद ही वह उन बड़े और खूंखार युद्ध पंथों के शाही महलों में शान से कदम रख पाएगा। इस महातत्व दान को भट्टी में ढालने के लिए मुख्य रूप से 3 मुख्य सामग्रियों की सख्त जरूरत पड़ती थी। भले ही ये सामग्रियां संख्या में कम थीं, पर नियम के अनुसार इन तीनों का कम से कम तारांकन 500 साल पुराना तारांकन होना अनिवार्य था। इसके अलावा भट्टी के तापमान को संभालने के लिए 20 अन्य सहायक जड़ी बूटियों का मेल मिलाना पड़ता था, जिनमें से सबसे पुरानी बूटी पूरे 100 साल की थी और सबसे कम उम्र वाली भी 50-60 साल से कम की नहीं थी। सिर्फ इसी एक बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह महातत्व दान कितना दुर्लभ और कीमती था। अगर भट्टी में जड़ी बूटियों को पिघलाते समय साधक से एक छोटी सी भी चूक हो जाती, तो बड़े से बड़े औषधि निर्माता भी उस नुकसान को देखकर खून के आंसू रोने लगते थे। # तारांकन पहला प्रयोग और भट्टी का विस्फोट तारांकन। धत्तेरे की, ये पत्थर जैसा दिखने वाला जादुई फल तो सचमुच बहुत ही टेढ़ी खीर है भाई। आर्यन ने अपनी भट्टी के आगे बैठकर पहला अभ्यास शुरू कर दिया था। ये सामग्रियां पहले याओ घराने की मिल्कियत थीं और उनके पूरे बगीचे में सिर्फ ऐसे 4 ही सेट मौजूद थे, जिनमें से हर एक सेट की बाजार में कीमत पूरे 1 लाख बड़े जादुई सिक्कों से भी कहीं ज्यादा थी। भले ही उसकी वह अग्निनाग भट्टी औषधि निर्माण के लिए इस ब्रह्मांड का सबसे उत्तम पात्र थी और उसके भीतर आग के तापमान को अपनी उंगलियों के इशारे पर जैसे चाहे वैसे बदला जा सकता था, पर अगर साधक को खुद ये ज्ञान न हो कि किस जड़ी बूटी के मांस को गलाने के लिए आखिर कितनी आग की आंच की जरूरत थी, तो देवताओं की बनाई वह दिव्य भट्टी भी उसके हाथ में महज एक कबाड़ का टुकड़ा बनकर रह जाती थी। इस नाजुक मोड़ पर आर्यन ने अपनी मानसिक चेतना को पूरे 20 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था। वह एक ही समय पर उन 20 सहायक जड़ी बूटियों को पिघलाने के लिए भट्टी की आग को नियंत्रित कर रहा था। कड़ा नियम यह था कि उन सभी 20 बूटियों के हाड़ मांस को एक ही पल में, बिना 1 सेकंड की देरी के, एक साथ जादुई पाउडर के रूप में बदलना था। उनके पिघलने के समय के बीच एक रत्ती भर का भी अंतर नहीं होना चाहिए था। इसके साथ ही आर्यन को अपने दिमाग की पूरी नसों को झोंककर उन बूटियों के भीतर छिपी रसीली प्राकृतिक ऊर्जा को हवा में जादुई कोहरे के रूप में बांधना था। इस स्तर पर मानसिक शक्ति का खर्च इतना भयानक था कि बड़े बड़े उस्तादों का दिमाग भी सुन्न पड़ जाता था। पर अच्छी बात यह थी कि उस अग्निनाग भट्टी की जादुई बनावट के कारण आर्यन की मानसिक चेतना का खर्च बहुत कम हो रहा था, जिससे उसे अपनी ऊर्जा को वापस जगाने के लिए बार बार दवाओं का सहारा नहीं लेना पड़ रहा था। आर्यन की मानसिक चेतना को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस जादुई भट्टी के भीतर पूरा एक दिन बीत चुका हो, पर अगर बाहर की असली दुनिया की घड़ी को देखा जाए तो पलक झपकते ही सिर्फ कुछ ही पल गुजरे थे। ये साक्षात उस अग्निनाग भट्टी का समय को तेज करने का चमत्कार था, जिसके कारण भीतर और बाहर के समय चक्र में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा हो चुका था। अरे बकवास, सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। आर्यन का पूरा बदन इस समय पसीने से लथपथ हो चुका था।
जैसे ही उसने अपनी अग्निनाग भट्टी के मुंह से रंग बिरंगे धुएं का एक बहुत बड़ा गुबार बाहर निकलते देखा, उसके मुंह से बेबस कड़वे शब्द निकल गए। 1 लाख से ज्यादा बड़े जादुई सिक्कों की वह बेशकीमती जड़ी बूटियां मात्र एक ही सेकंड के भीतर हवा में सिर्फ रंगीन धुआं बनकर उड़ चुकी थीं। इस भारी नुकसान को देखने के बाद भी अगर आर्यन की आंखों से आंसू नहीं निकले थे, तो इसका सीधा सा मतलब यही था कि उसका दिल अंदर से बहुत सख्त और मजबूत हो चुका था। रिंग के भीतर से सुहानी की बहुत ही मीठी और रसीली हंसी गूंज उठी कि इसमें कोई शक नहीं कि यह साक्षात आदिकाल के ड्रैगन की भट्टी है। आखिरकार इतने बड़े आंतरिक जादुई विस्फोट के बाद भी इसके बाहरी ढांचे पर एक छोटी सी दरार तक नहीं आई। सुहानी दीदी, इस समय मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, कृपया करके मेरे मजे मत लो। आर्यन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए महसूस कर कहा। अभी कुछ ही पल पहले वो भट्टी के भीतर लौह तत्व फल नाम की मुख्य सामग्री को अपनी जादुई आग से पिघला रहा था और वहीं उससे सबसे बड़ी चूक हो गई। वजह यह थी कि वह लौह तत्व फल बाहर से जितना सख्त दिख रहा था, अंदर से उसका मांस उतना मजबूत नहीं था। जब आर्यन उसे आग की आंच पर पका रहा था, तब तक सब कुछ बहुत ही शांत और सही चल रहा था, पर उसने अचानक अपनी उंगली के इशारे से भट्टी की आग को थोड़ा और तेज कर दिया। किसे पता था कि वह लौह तत्व फल उस अतिरिक्त गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पलक झपकते ही भट्टी के भीतर किसी बम की तरह फट पड़ेगा। उस विस्फोट के झटके से जो जादुई ऊर्जा बाहर निकली, उसने बाकी की 20 बूटियों के पाउडर और हवा में तैर रहे उस प्राकृतिक कोहरे को आपस में मरोड़कर एक गंदा मिश्रण बना दिया। उस कड़वे मेल के कारण भट्टी के भीतर जादुई तत्वों की एक बहुत ही हिंसक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जिसका अंत एक जोरदार धमाके के साथ हुआ और सारा धुआं भट्टी के मुंह से बाहर आ गया। सुहानी ने अपनी लाल सुगंधित जीभ बाहर निकाली और हंसते हुए कहा कि मैंने तुम्हें खेल की शुरुआत में ही चेतावनी दी थी आर्यन की इस फल का शिकार करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। अतीत में जब मैं खुद औषधि निर्माता बनने का अभ्यास कर रही थी, तब मेरे इन हाथों से भी इस सलेटी रंग के फल को पिघलाने में कई बार भयंकर गलतियां हुई थीं। आज जब मैं अपने ही सामने किसी और को वैसी ही गलती करते और मुंह लटकाते देखती हूँ, तो भला मेरे इस दिल को थोड़ी खुशी क्यों नहीं होगी। इतना कहकर वह दोबारा खिलखिलाकर हंसने लगी। जब भी आर्यन अपनी जादुई भट्टी के आगे साधना करने बैठता था, सुहानी हमेशा रिंग से बाहर आ जाती थी। कभी वह बड़े प्यार से अपनी रेशमी रुमाल से आर्यन के माथे का पसीना पोंछती थी, तो कभी उसकी हार पर मजे लेकर उसका घमंड चूर करती थी। कभी वह उसका हौसला बढ़ाकर उसे दोबारा खड़ा करती थी, तो कभी कभी वह अपनी उस कातिल अदाओं से इस सीधे और कुंवारे नौजवान के जज्बात के साथ खिलवाड़ करके उसे अपनी तरफ आकर्षित करने का नाटक भी करती थी। आर्यन ने अपना मुंह बनाया और कहा कि दीदी, आपके पास तो असीमित रिसोर्सेज और क्रिस्टल पत्थरों का पहाड़ था, इसलिए आप उन गलतियों का खर्च उठा सकती थीं। पर मेरे इस गरीब भाई के पास अब सिर्फ 3 ही सेट बाकी बचे हैं। वह अंदर से हैरान था कि सुहानी जैसी महाकुशल औषधि निर्माता भी अपने शुरुआती दिनों में इतनी बार फेल हो चुकी थी। मेरे अच्छे भाई, तुम्हें इस तरह अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपनी उन पुरानी हसीन यादों को याद करके थोड़ी भावुक हो गई थी। सुहानी ने अपनी जेब से रेशम का एक बेहद मुलायम रुमाल निकाला और उसके होठों पर एक बहुत ही मीठी मुस्कान खिल उठी। वह शांत कदमों से आर्यन के पास आए और बड़े ही जतन से उसके चेहरे पर बिखरे पसीने की बूंदों को साफ करने लगी। जैसे ही सुहानी का वह बेहद खूबसूरत बदन आर्यन के करीब आया, उसके शरीर से निकलने वाली एक बेहद मादक और मनमोहक खुशबू सीधे आर्यन के नथुनों में समा गई। जब सुहानी के वे मखमली और कोमल हाथ आर्यन के गालों को सहलाते हुए पसीना साफ कर रहे थे, तो आर्यन के दिल के भीतर एक ऐसा अनजाना और हसीन एहसास जागा जिसे शब्दों में बयां करना उसके बस में नहीं था। थोड़ी देर सुध बुध संभालने के बाद आर्यन ने एक लंबी सांस ली और दोबारा अपनी जादुई भट्टी के सामने बैठ गया। पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। दूसरी बार भी जब वह उसी लौह तत्व फल को पिघलाने के उसी नाजुक मोड़ पर पहुंचा, भट्टी के भीतर दोबारा वही पुराना धमाका हुआ और उसका दूसरा सेट भी राख बन गया। तीसरी बार के प्रयास में उसने अपनी मानसिक चेतना को चरम पर पहुंचाया और बहुत ही सावधानी से उस लौह तत्व फल के मांस को बिना विस्फोट किए पिघलाने में सफलता हासिल कर ली। पर जैसे ही वह खेल के बिल्कुल आखिरी चरण यानी उन सभी जादुई पाउडरों को आपस में जोड़कर एक गोल दवा का रूप देने की दहलीज पर पहुंचा, वह उन अलग अलग तत्वों के महामिलन को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया। देखते ही देखते उन जादुई शक्तियों के आपसी टकराव से भट्टी के भीतर एक और छोटा सा धमाका हुआ और वह तीसरा सेट भी धुआं बनकर उड़ गया। ये बाप तो सचमुच अपनी जागीर बेचने पर तुला है भाई। मात्र 2 घंटे के इस छोटे से खेल के भीतर मैंने अपने इन हाथों से पूरे 4 लाख बड़े जादुई सिक्कों को हवा का धुआं बना दिया है। आर्यन पूरी तरह टूटकर सीधे जमीन पर लेट गया। कमरे की हवा में बिखरे उस रंग बिरंगे कीमती धुएं को देखकर उसका दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा था।
आर्यन ने जैसे जैसे औषधि निर्माण के रहस्यों की गहराइयों में गोता लगाया और उच्च श्रेणी की दवाओं पर नए नए प्रयोग किए, उसे यह बात और अच्छे से समझ आने लगी कि आखिर इस संसार में शक्तिशाली औषधि निर्माताओं का इतना भयंकर अकाल क्यों था। वजह साफ थी, इस मार्शल दुनिया के ज्यादातर योद्धा इतनी महंगी और दुर्लभ जड़ी बूटियों को बार बार भट्टी में झोंकने का खर्च बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि खुद आर्यन जैसा महाप्रतिभाशाली नौजवान, जिसके पास आदिकाल के ड्रैगन की अनूठी अग्निनाग दिव्य भट्टी का साक्षात पहरा था, वह भी इस उच्च श्रेणी की मर्त्य दवा को पकाने में लगातार असफल हो रहा था। फिर भला आम इंसानों की तो बिसात ही क्या थी। सुहानी दीदी, मुझे एक छोटा सा प्यार भरा चुंबन दे दो ना, जिससे इस भाई के दिल में दोबारा थोड़ा साहस जाग सके। बार बार भट्टी के इस महाविस्फोट को देखकर मेरा ये दिल अंदर से थोड़ा घबराने लगा है, आर्यन ने बहुत ही मासूमियत का नाटक करते हुए कहा। पर जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से बाहर निकले, वह खुद ही अपनी इस मूर्खता पर पागलों की तरह हंसने लगा। सुहानी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए थूका और बोली, छोटे शैतान, तेरी इतनी मजाल कि तू अब अपनी इस दीदी को भी अपनी चालाकियों से बहलाने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तूने यह मजाक मेरे साथ किया, अगर ऐसी ही बकवास बातें तूने अपनी उस बर्फीली बैजू दीदी के सामने करने की जरूरत की होती, तो तेरी इस सुंदर खोपड़ी पर इतने थप्पड़ पड़ते कि तेरा ये चेहरा कई दिनों तक गुब्बारे की तरह सूजा रहता। आर्यन ने एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और कहा, अरे दीदी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वैसे भी यह कोई पहली बार तो होगा नहीं जब आप मुझे चूमने आगे बढ़ेंगी। एक और बार चूम लेने से भला क्या बदल जाएगा। दरअसल ये वाकया तब हुआ था जब आर्यन ने उस औषधि प्रतियोगिता में आदिकाल के ड्रैगन की उस दिव्य भट्टी को हमेशा के लिए जीता था। तब सुहानी ने अपनी चरम उत्तेजना और खुशी के मारे अनजाने में आर्यन के गोरे गाल पर एक बहुत ही कोमल चुंबन जड़ दिया था। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह शातिर लड़का आज भी उस एक हसीन पल को अपने दिल की गहराइयों में संजोए बैठा होगा। अपनी यह बकवास जुबान बंद रखो छोटे शैतान। अगर तुमने दोबारा इस बात का जिक्र इस कमरे में किया, तो मैं आज के बाद तुमसे बात करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, सुहानी ने बनावटी कड़वाहट के साथ डांटा। पर जैसे ही उसने उस पुराने दिन की यादों को अपने दिमाग में ताज़ा किया जब उसके होठों ने आर्यन के गाल को छुआ था, उसका अपना सुंदर चेहरा शर्म के मारे हल्के हल्के तपने लगा और उसके दोनों गोरे गालों पर गुलाबी रंग की एक बेहद मादक लाली उभर आए। वह लाली उसके हुस्न को इस समय साक्षात किसी अप्सरा की तरह कातिल और मनमोहक बना रही थी, जिसे करीब से देखकर आर्यन भी अपनी सुध बुध खोकर मंत्रमुग्ध खड़ा रह गया। अब पागलों की तरह मुझे घूरना बंद करो और फुर्ती से अपनी इस भट्टी में आग सुलगाओ। सुहानी का पूरा चेहरा अब गुस्से और शर्म के मारे लाल टमाटर जैसा हो चुका था और उसने चिढ़कर अपने पैर पटक दिए। उसकी वह आवाज जितनी मादक और रसीली थी, उसमें उतना ही झूठा गुस्सा भरा था। देखते ही देखते वह एक चमकदार सफेद रोशनी के घेरे में बदली और झटके से वापस रिंग के भीतर गायब हो गई। आर्यन का दिल थोड़ा लाचार हुआ, पर वह अच्छे से समझ चुका था कि अगर इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत अप्सरा के दिल को पूरी तरह जीतना है, तो सबसे पहले उसे अपनी जादुई शक्ति को चरम पर पहुंचाकर इस संसार का सबसे मजबूत महायोद्धा बनना होगा। उसने कुछ पल गहरी सांसें ली, अपने दिमाग को शांत किया और एक बार फिर पूरी गंभीरता के साथ अपनी जादुई भट्टी के सामने बैठ गया। वह जानता था कि अगर इस आखिरी प्रयास में भी उसके हाथों से कोई चूक हुई, तो उसे नए बक्से खरीदने के लिए दोबारा बाजारों के चक्कर काटने पड़ेंगे। पूरे आधे घंटे से अधिक का समय बीत चुका था, तभी अचानक उस बंद अभ्यास कक्ष के भीतर से आर्यन की एक बेहद खूंखार और शातिर हंसी गूंज उठी। हा हा हा, आखिरकार यह बाप सफल हो गया। मात्र आधे दिन के इस छोटे से खेल के भीतर मैंने महातत्वदान को बिना किसी गलती के पकाने का अदम्य हुनर सीख लिया है। हा हा। जैसे ही रिंग के भीतर बैठी सुहानी और बैजू बाई के कानों में उसकी वह कमीनी हंसी पड़ी, वे दोनों पलक झपकते ही रिंग से बाहर प्रकट हो गईं। अगर आज के बाद तुमने इस कमरे के भीतर दोबारा ऐसी घटिया और बकवास हंसी बिखेरी, तो मैं खुद अपने इन हाथों से तुम्हारे मुंह के सारे दांत हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बैजू बाई की वह जमी हुई बर्फ जैसी बर्फीली आवाज पूरे कमरे में कड़क उठी। उनकी इस जानलेवा चेतावनी को सुनते ही आर्यन का वह हंसता हुआ चेहरा पल भर में ऐसा बुझ गया मानो उसने अभी अभी अपने मुंह से कुत्ते का मल चख लिया हो। उसने तुरंत अपनी हंसी को बीच में ही रोका और एक सीधे बच्चे की तरह अपना मुंह बंद करके खड़ा हो गया। वह अंदर से बहुत अच्छे से जानता था कि बैजू बाई स्वभाव की कितनी सख्त थी और वे सचमुच उसके मुंह का हुलिया बिगाड़ सकती थी। यह मजेदार नज़ारा देखकर बगल में खड़ी सुहानी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और खिलखिलाकर हंसने लगी। जैसे ही आर्यन ने अपनी उंगली के इशारे से उस अग्नि नाग दिव्य भट्टी के मुख्य मुख को खोला,
भीतर से नीले रंग की जादुई भाप बाहर निकली और सबने देखा कि भट्टी के बिल्कुल बीचों बीच साक्षात किसी ड्रैगन की आंख के आकार की सफेद रंग की पूरे 5 जादुई गोलियां जगमगा रही थीं, जिनसे निकलने वाली घनी प्राकृतिक ऊर्जा हवा में तैर रही थी। बाजार के नियमों के अनुसार इनमें से हर एक गोली की कीमत पूरे 80,000 जादुई सिक्कों से भी कहीं ज्यादा थी। ये लड़का सचमुच बड़े बड़े उस्तादों के आत्मसम्मान और उनके घमंड को चूर करने के लिए ही पैदा हुआ है। मुझे पूरा यकीन था कि यह आखिरी सेट भी कम से कम दर्जन भर बार तबाही मचाएगा, पर इसने मात्र 2-3 असफलताओं के बाद ही इस कला को ऐसे सिद्ध कर लिया मानो इसके लिए यह कोई मामूली खिलौना हो। सुहानी ने अपनी आंखों में गहरी खुशी समेटे हुए नकली झुंझलाहट के साथ अपने होंठ सिकुड़े। उसका वह अंदाज इस समय कमरे के भीतर साक्षात किसी अप्सरा की मादक अदा जैसा दिख रहा था। भले ही आर्यन का दिल इस महाजीत के बाद गर्व से फूला नहीं समा रहा था, पर उसने बैजूबाई के सख्त चेहरे को देखकर बहुत ही सीधा और गंभीर बनने का नाटक किया और कहा, दीदी, ये सारा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ सुहानी दीदी के अमूल्य ज्ञान और हमारी पूज्य बैजू दीदी के आशीर्वाद की बदौलत हुआ है। मेरी वजह से भला क्या हुआ? क्या मैंने भट्टी में फूंक मारी थी? बैजूबाई ने बीच में ही टोकते हुए बहुत ही ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल दीदी, इस महासफलता के पीछे साक्षात आपका ही चेहरा छिपा है, क्योंकि जब भी मैं इस आग के सामने बैठता हूँ, मेरे दिल की एक एक धड़कन सिर्फ यही प्रार्थना करती है कि मैं कितनी जल्दी इस दुनिया का सबसे बड़ा औषधि सम्राट बनूं, ताकि मैं अपनी इन दोनों दिव्य परियों की खोई हुई जादुई शक्ति को वापस लौटाकर इस ब्रह्मांड को उनके कदमों में ला सकूं। आर्यन ने एक बहुत ही दमकती हुई चालाक मुस्कान के साथ कहा। भले ही बैजूबाई अपने दिमाग से बहुत अच्छे से जानती थी कि यह शातिर लड़का इस समय सिर्फ अपनी मीठी जुबान से उन्हें मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही उसके मुंह से उनकी खोई हुई शक्ति को वापस लाने की वह सच्ची चिंता बाहर निकली, उनके उस बर्फीले दिल के भीतर एक कोमल हलचल हुई और वे अंदर तक भावुक हो उठी। आखिरकार ये लड़का हर पल सिर्फ उनके भले के बारे में ही सोचता था। अगर सचमुच ऐसा ही इरादा है तो भविष्य में अपनी साधना में थोड़ी और क्रूरता और मेहनत लेकर आओ। जिस दिन तुम मुझसे मेरी सर्वश्रेष्ठ असुर कला सीखने के लायक बन जाओगे, मैं खुद तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे खूंखार युद्ध विधाएं सिखाना शुरू करूंगा, बैजूबाई ने बहुत ही शांत लहजे में कहा। अपने शब्दों को पूरा करते ही वे बिना कोई पल गंवाए झटके से वापस रिंग के भीतर समा गईं। छोटे शैतान, अब मजे से जमीन पर बैठो और बिना देर किए इन जादुई गोलियों को अपने मुंह में उतारो, ताकि तुम बहुत कम समय में मर्त्य स्तर के 9वें चरण के सिंहासन पर कब्जा कर सको। सुहानी ने आगे बढ़कर बड़े ही लाड़ से अपने मखमली हाथों से आर्यन के माथे की आखिरी पसीने की बूंद को साफ किया और वह भी मुस्कुराती हुई रिंग के भीतर चली गई। मानसिक शक्ति का विस्तार और असीमित मुनाफा। परंतु आर्यन ने उन गोलियों को तुरंत अपने मुंह में नहीं डाला। उसने एक बहुत लंबी सांस ली और अपने शरीर को पूरी तरह शांत होने का समय दिया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उसने अपनी जादुई चेतना से सुहानी को दोबारा बाहर बुलाया और प्रार्थना की कि दीदी, मुझे लगे हाथ उस आत्म रूपांतरण दान और प्राण वर्धन दान को पकाने के सारे गुप्त सूत्र और तापमान का विज्ञान भी समझा दीजिए। आर्यन की आंखों के भीतर औषधि निर्माण को लेकर ऐसी अटूट भूख और लगन देखकर सुहानी का दिल भी पिघल गया और वह बड़े ही सब्र के साथ बैठकर उसे एक एक जड़ी बूटी का विज्ञान समझाने लगी। अगर जादुई इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो यह आत्म रूपांतरण दान उच्च श्रेणी की मर्त्य दवाओं में सबसे जटिल और खूंखार विधा मानी जाती थी। इसे बनाने के लिए जिन पत्तियों और फलों की जरूरत पड़ती थी, वे इस साम्राज्य में सबसे दुर्लभ और महंगे थे। यही वजह थी कि बाजार में इस एक गोली की कीमत किसी जागीर को खरीदने जितनी भारी होती थी। इसका मुख्य कारण ये था कि ये दवा साधक के शरीर के भीतर जाते ही उसकी प्राण ऊर्जा को निचोड़कर सीधे उसकी मानसिक और आध्यात्मिक चेतना के दायरे में एक बहुत बड़ा महाविस्फोट कर देती थी। और यह बात हर एक साधक जानता था कि अपने हाड़ मांस की प्राण ऊर्जा को बढ़ाना जितना आसान था, अपनी मानसिक चेतना को साधना की भट्टी में तपाकर आसमान जितना विशाल करना उससे कई सौ गुना ज्यादा नामुमकिन काम था। ऊपर से ब्रह्मांड की जितनी भी अमर और देव स्तरीय युद्ध कलाएं थीं, उन्हें अपने शरीर के भीतर जगाने की सबसे पहली बुनियादी शर्त यही थी कि साधक का दिमाग और उसकी मानसिक शक्ति एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर हो। परंतु सबके होश उड़ाते हुए जब आर्यन ने उस अत्यंत जटिल आत्म रूपांतरण दान को पकाने के लिए अपनी जादुई भट्टी में आग सुलगाई, तो वह सिर्फ अपने पहले ही प्रयास में असफल हुआ और दूसरे ही प्रयास में उसने भट्टी के भीतर के तापमान को ऐसे नियंत्रित किया कि एक ही बार में पूरे 6 जादुई दाने साफ बाहर निकल आए। यह अकल्पनीय चमत्कार देखकर रिंग के भीतर बैठी सुहानी और बैजूबाई के सुंदर चेहरे भी हैरत के मारे पीले पड़ गए। पर अगले ही पल उनके दिलों में एक ऐसी घनी खुशी की लहर उठी कि वे अंदर तक कांप उठी।
उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि यह लड़का भविष्य में इस ब्रह्मांड का सबसे खूंखार औषधि सम्राट बनेगा और उसकी कला इस मार्शल दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर राज करेगी। उसकी थैली में इस समय आत्म रूपांतरण दान की कुल 4 सामग्रियां मौजूद थीं, और चूंकि आर्यन सिर्फ एक ही बार फेल हुआ था, उसने अपनी जादुई कला के दम पर कुल 18 चमकीली गोलियां तैयार कर लीं। जादुई बाजार के नियम के अनुसार इनमें से सिर्फ एक गोली की कीमत पूरे 10,000 बड़े जादुई सिक्के थी, जिसका सीधा सा मतलब यह था कि उसकी थैली में इस समय पूरे 1,80,000 बड़े सिक्कों का महाखजाना तैयार हो चुका था। जबकि हकीकत ये थी कि जड़ी बूटियों के एक पूरे सेट को खरीदने के लिए उसे सिर्फ 15,000 सिक्के ही खर्च करने पड़े थे, और वह एक सेट से पूरे 6 दाने बाहर निकाल रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि कुबेर का खजाना आर्यन के इन फौलादी हाथों पर पूरी तरह मेहरबान हो चुका था, पर उसका इरादा इस आम इंसानों की मामूली दुनिया में अमीर बनने का नहीं था। वह इस अकूत धन के दम पर साधना के उस खूंखार साम्राज्य का राजा बनने की तैयारी कर रहा था। छोटे शैतान, अभी से अपनी इस सफलता पर हवा में उड़ना बंद करो। हम दोनों बड़ी ही बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब तुम्हारे ये हाथ बिना किसी गलती के साक्षात आध्यात्मिक श्रेणी की दवाओं को अपनी इस भट्टी से बाहर निकालेंगे। उस दिन अपनी इस अकड़ को दिखाना, वरना अगर अभी सुस्ती दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुहानी ने आर्यन की इस अद्भुत प्रतिभा पर अंदर से गहरी खुशी और अचरज महसूस करते हुए भी उसे डांटा, ताकि उसका ये घमंड उसकी साधना का दुश्मन न बन जाए। आर्यन ने समझदारी से अपना सिर हिलाया। जैसे ही शाम का धुंधला अंधेरा छाया, उसने उन जादुई गोलियों को अपने मुंह में डाला और चुपचाप शहर की सीमाओं को लांघकर बाहर के अनजान जंगलों की तरफ निकल गया, ताकि एकांत में अपनी साधना को धार दी जा सके। वह जंगलों में सिर्फ बैठकर अपनी प्राण ऊर्जा को ही नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि वह अपनी ताइची असुर काया के कड़े नियमों के अनुसार अपने शरीर के हाड़, मांस और त्वचा को पत्थरों पर रगड़कर लोहे जैसा तपा रहा था। ये कड़ा अभ्यास न सिर्फ उसके शारीरिक ढांचे को देवताओं जैसा अभेद्य बना रहा था, बल्कि उसके भीतर छिपी प्राण ऊर्जा को पल भर में मानसिक और आध्यात्मिक चेतना में बदलने की रफ्तार को भी 10 गुना तेज कर रहा था, जिससे उसकी मानसिक शक्ति का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था। पिता पर संकट और काले कोहरे का खौफ। पूरा 1 महीना इसी तरह कड़े अभ्यास की भट्टी में गुजर गया, और आर्यन अब उन तीनों सर्वश्रेष्ठ उच्च श्रेणी की मर्त्य दवाओं को पकाने की कला में पूरी तरह निर्विवाद राजा बन चुका था। अपने हाथों के हुनर को और सटीक करने के लिए उसने बाजार की कुछ अन्य मामूली और कम प्रसिद्ध दवाओं को भी अपनी भट्टी में ढालने का प्रयास किया, ताकि उसकी कला में कोई छोटी सी भी कसर बाकी न रहे। ऊपर से अपनी इस आदिकाल की अग्निनाग भट्टी पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए उसने जानबूझकर बाजार की कुछ साधारण मिट्टियों से बनी रद्दी भट्टियों का भी इस्तेमाल किया। शुरुआत में उन साधारण बर्तनों में तापमान न संभाल पाने के कारण थोड़े बहुत धमाके जरूर हुए, पर बहुत कम समय में उसने उन साधारण भट्टियों से भी दवाओं को बिना फेल किए बाहर निकालने की कला सीख ली। बस अंतर सिर्फ इतना था कि उन रद्दी बर्तनों में समय थोड़ा ज्यादा लगता था। उदाहरण के लिए, जिस महातत्व दान को उसकी वह दिव्य अग्निनाग भट्टी मात्र आधे घंटे के भीतर पकाकर बाहर फेंक देती थी, उसी दवा को किसी साधारण और आम भट्टी में पकाने के लिए आर्यन को पूरे 1 दिन और 1 रात तक आग के सामने बैठना पड़ता था। सिर्फ 1 महीने के इस छोटे से समय के भीतर इस मुख्य राजधानी में आर्यन परिवार की जड़ें और उनका रुतबा इतना मजबूत हो चुका था कि कोई उससे हिला नहीं सकता था। याओ घराने की तबाही के बाद उनके दवाओं के पूरे व्यापार का विस्तार चारों दिशाओं में हो चुका था। भले ही आर्यन परिवार द्वारा बेची जाने वाली गोलियां बाजार में बहुत सस्ती थीं, पर साम्राज्य के लाखों योद्धा उन्हें इतनी भारी मात्रा में खरीदते थे कि हर दिन आर्यन परिवार के खजाने में क्रिस्टल पत्थरों की बहुत बड़ी नदियां बह रही थीं, जिससे उनका मुनाफा आसमान छू रहा था। सुबह के सुहावने समय आर्यन बाहर के जंगलों की अपनी साधना पूरी करके वापस अपने आलीशान महल की तरफ लौटा। वह अभी अभी ठंडे जादुई पानी से स्नान करके बाहर निकला ही था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुला और बूढ़े सेवक लालाजी बदहवास हालत में हौंफते हुए भीतर भागे चले आए। छोटे उस्ताद, अनर्थ हो गया। संसार में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है, लालाजी ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, और उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। आखिर क्या हुआ लालाजी? बिना डरे साफ साफ शब्दों में बताइए, आर्यन ने झटके से आगे बढ़कर उनके कंधे पकड़े और पूछा। पूरे 10 दिन पहले हमारे कुल के मुखिया यानी आपके पूज्य पिताजी प्रांत की सीमाओं पर किसी बहुत बड़े व्यापारिक विवाद को सुलझाने के लिए अपनी तलवार लेकर बाहर गए थे, पर आज सुबह जब वे वापस महल लौटे हैं तो उनका पूरा शरीर साक्षात काल के किसी खूंखार और जानलेवा जहर पॉइजन से पूरी तरह नीला पड़ चुका है। इस समय कुल के सभी बड़े उस्ताद और खुद मुख्य औषधि राजा अपनी पूरी आंतरिक प्राण ऊर्जा को उनके बदन में झोंककर उस जहर को दिल तक पहुंचने से रोकने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। मुखिया जी के प्राण इस समय साक्षात यमराज के मुंह में लटके।
है। लाला जी के मुंह से जैसे ही वह आखिरी शब्द बाहर निकला, आर्यन का पूरा वजूद गुस्से के मारे कांप उठा। उसका शरीर हवा में महज एक धुंधली परछाई की तरह लहराया और वो पलक झपकते ही उस कमरे से ओझल हो गया। कालकोठरी का सन्नाटा और रहस्यमयी सुई। आर्यन का चेहरा इस समय साक्षात मौत की तरह सख्त और गंभीर हो चुका था। वह बिजली की रफ्तार से महल के सबसे गुप्त और सुरक्षित तहखाने के भीतर दाखिल हुआ। भीतर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। कुल के कई मुख्य बुजुर्ग और खुद बूढ़े उस्ताद अपने दोनों हाथ आर्यन के पिता की छाती और पीठ पर टिकाए हुए थे, और उनके शरीरों से निकल रही घनी प्राण ऊर्जा लगातार उनके पिता के हाड़ मांस के भीतर समा रही थी ताकि उस खूंखार जहर को फैलने से रोका जा सके। उसके पिता का वह मजबूत, चौड़ा और फौलादी शरीर इस समय पूरी तरह कोयले की तरह गाढ़ा काला पड़ चुका था। उनके होठों और चेहरे से खून की एक एक बूंद गायब हो चुकी थी, और उनकी चमड़ी की नसों के भीतर से हल्के काले रंग का एक बहुत ही खौफनाक जादुई कोहरा भाप बनकर बाहर आ रहा था, जो इस बात का पक्का सबूत था कि यह जहर इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी बहुत ही नीच और खूंखार तांत्रिक विधा का हिस्सा था। वहीं पास में खड़े दादाजी की भौहें गुस्से के मारे बुरी तरह कांप रही थीं, और वे अपने हाथ में पकड़ी हुई एक बहुत ही छोटी और तीखी जादुई सुई को अपनी फटी आंखों से टकटकी लगाए निहार रहे थे। इस समय तक कई बड़े बुजुर्गों और औषध राजा बैजू भाई के चेहरों पर गहरी थकान साफ झलक रही थी और वे सब पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। उनके हाव भाव से साफ देखा जा सकता था कि उनके शरीरों की बहुत भारी मात्रा में प्राण ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। आर्यन ने आगे बढ़कर सम्मान से कहा, मेरे पिताजी के शरीर से इस जानलेवा जहर को रोकने के लिए आप सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उनकी हालत कैसी है दादाजी? भले ही उसकी आवाज ऊपर से बिल्कुल शांत थी, पर उसके दिमाग के भीतर चिंताओं का एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। मुखिया जी आखिरकार आर्यन के पिता थे और इस पूरी दुनिया में उसका इकलौता परिवार थे। बचपन से ही उसके पिता ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था, जिसके कारण अपने पिता को खोने के खौफ की कल्पना मात्र से ही उसका दिल अंदर तक दहल जाता था। बैजू भाई ने एक गंभीर सांस लेते हुए कहा, तुम अपनी चिंताओं को थोड़ा शांत करो आर्यन। उस काल के जहर को कुछ समय के लिए शरीर के भीतर ही दबा दिया गया है, पर वह अभी तक हाड़ मांस से पूरी तरह बाहर नहीं निकला है। उस नीच विष ने तुम्हारे पिता की हड्डियों, नसों और यहाँ तक कि उनके पांचों मुख्य अंगों और पूरे शरीर के ढांचे को बहुत गहराई से अपनी जकड़ में ले लिया है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम सब मिलकर अपनी पूरी ऊर्जा से इसे दबाने में सफल रहे, वरना अगर एक पल की भी देरी होती तो। आर्यन ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और एक बहुत लंबी और ठंडी सांस खींची। उसने अपनी दोनों हथेलियों को भींचकर फौलादी मुट्ठियां तैयार कर लीं और उसके दिल के भीतर प्रतिशोध की एक ऐसी खौफनाक आग भड़क उठी जिसका कोई अंत नहीं था। देखते ही देखते उसके शांत बदन से एक ऐसी अदृश्य पर बेहद भारी संहारक ऊर्जा बाहर निकली कि कमरे की हवा भारी हो गई। उसी पल आर्यन के पिता ने हल्के से अपनी आंखें खोलीं। भले ही इस समय उनके मुंह से निकलने वाली आवाज बेहद कमजोर और टूटी हुई थी, पर उनके शब्दों में साक्षात एक घायल शेर जैसी दहाड़ और गुस्सा भरा था। वह 9 विश्वगुट ज्यूडू गैंग, वे सब के सब नीच कसाई हैं। उन दरिंदों ने पिछले कुछ समय से हमारे आर्यन परिवार के व्यापार और गुप्त काफिलों पर कई बार पीछे से नीच हमले किए थे। अपने बच्चों के खून का हिसाब चुकता करने के लिए मैं खुद अपनी तलवार लेकर अकेले ही उनके मुख्य गढ़ में दाखिल हो गया था। वहां मेरे कदम रखते ही एक खूंखार महायुद्ध शुरू हो गया। जब मैंने अपनी तलवार के दम पर उनके 2 मुख्य प्रबंधकों और 5 बड़े उस्तादों की गर्दन धड़ से अलग कर दी, तो उनके उस डरपोक राजा ने पीछे से छिपकर मुझ पर यह कायरता का वार किया। स्थिति को बिगड़ते देख मैंने लड़ाई को वहीं रोका और अपनी पूरी गति से वापस महल की तरफ भाग निकला। ये सुनते ही आर्यन अंदर से चौंक गया। यहाँ तक कि कमरे में खड़े बाकी बुजुर्ग और खुद बैजू भाई भी फटी आंखों से मुखिया जी की तरफ देखने लगे। उन्हें इस अकल्पनीय पराक्रम पर विश्वास नहीं हो रहा था। पिताजी, आप सचमुच अकेले ही उस 9 विश्वगुट के खूंखार गढ़ के भीतर घुस गए थे? आर्यन ने एक बहुत लंबी सांस ली। वह बहुत अच्छे से जानता था कि वह 9 विश्वगुट कोई साधारण अपराधियों का गिरोह नहीं था। वह इस पूरे प्रांत का सबसे क्रूर और जानलेवा संगठन माना जाता था, जो साक्षात काल के विषैले हथियारों को बनाने में माहिर था। साम्राज्य के बड़े से बड़े महायोद्धा भी उस काले साम्राज्य का नाम सुनते ही थरथर कांपने लगते थे। पूरे 10 साल पहले इस प्रांत के 2 बड़े रईस घरानों ने अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ और अभेद्य उस्तादों की पूरी फौज को उनका नामोनिशान मिटाने के लिए भेजा था, पर इतिहास गवाह था कि उस जंगल के भीतर कदम रखने के बाद दुश्मन पंथ का एक भी सिपाही कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाया था। यहाँ तक कि बाद में जब उन दोनों परिवारों के मुखिया खुद अपनी तलवारें लेकर उस घाटी में उतरे, तो वे दोनों महादिग्गज भी उसी नरक के भीतर हमेशा के लिए दफन हो गए।
भला उन चूहों से डरने की क्या बात है मेरे बच्चे। जब से हमारे आर्यन परिवार ने याओ घराने का नामो निशान मिटाकर उनके पूरे व्यापार पर कब्जा जमाया है, वह 9 विश्वगुट हर पल हमारे विकास के खिलाफ साजिशें रच रहा था। हमारे सामान की चोरियां करना और यहाँ तक कि हमारे कुल के 10 सीधे सरल बच्चों को उन्होंने खाने में चुपके से जहर देकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। अगर आज इस भाई ने उस 9 विश्वगुट की छाती को अपनी तलवार से नहीं चीरा होता तो वे भविष्य में हमारे कुल के और न जाने कितने बेकसूर बच्चों की बलि ले लेते, मुखिया जी ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। आप इस समय अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखिए और अपने हार मांस को आराम दीजिए, बैजू भाई ने आगे बढ़कर उनके कंधे को सहलाते हुए प्रार्थना की। मुखिया जी ने उस घाटी में जो महाविनाश मचाया था उसे अगर जादुई दुनिया के तराजू पर तोला जाए तो वह सचमुच पूरे साम्राज्य को कपा देने वाला पराक्रम था। अकेले ही दुश्मन के गढ़ में घुसकर उनके दो मुख्य अधिकारियों और 5 बड़े उस्तादों की गर्दन काट डालना उस 9 विश्वगुट के लिए जीवन भर का सबसे बड़ा और असहनीय घाव था। मुखिया जी ने अकेले ही उस पूरे संगठन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तभी दादाजी शांत कदमों से आगे बढ़े। उन्होंने एक मोटे और बहुत ही सुरक्षित जादुई कपड़े के भीतर लपेटी हुई उस बहुत ही बारीक और तीखी सुई को हवा में उठाया ताकि कमरे में खड़ा हर एक बुजुर्ग उसे करीब से देख सके। उन्होंने गंभीर होकर कहा, ये वही काल की सुई है जिसे मैंने अभी अभी त्यानहु की दाहिनी आस्तीन और मांस को चीरकर बाहर निकाला है। हमारी भट्टी की आग ने अभी जिस जहर को दबाया है वह इसी एक सुई की नोक से उनके बदन में फैला था। जादुई दुनिया का नियम है कि इस सुई की नोक जिस भी योद्धा की चमड़ी को छू लेती है उसके पूरे शरीर का ढांचा पल भर में सुन्नत पैरालिसिस पड़ जाता है, और यह वार इतना महीन होता है कि साधक को अपनी चमड़ी पर इसका एहसास तक नहीं हो पाता। पर यह तो हमारे मुखिया जी की मानसिक और आध्यात्मिक चेतना डिवाइन सेंस इतनी असीमित और बलवान थी कि उन्होंने पल भर में अपने शरीर के भीतर होने वाली इस गुप्त हलचल को ताड़ लिया और लड़ाई को वहीं रोक दिया। अगर वे उस मोड़ पर अपने गुस्से में बहकर अपनी तलवार चलाते रहते तो पूरे बदन की नसें फटने के कारण ये जहर सीधे उनके दिल को पल भर में राख बना देता। जैसे ही आर्यन की नजर उस तीखी सुई पर पड़ी, उसकी दोनों आंखें गुस्से के मारे पूरी तरह फैल गईं और उसका पूरा चेहरा साक्षात यमराज की तरह सख्त और खौफनाक हो गया। इस काल की सुई के दर्शन मैं अपनी आंखों से पहले भी कर चुका हूं। आर्यन ने अपनी दोनों मुट्ठियों को इतनी मजबूती से भींचा कि उसकी हड्डियों के चटकने की तीखी आवाज आए। उसे बहुत अच्छे से याद था कि जब मैदान पर उसका सामना उस घमंडी राजकुमार सुगंध सोंग ननमिंग से हुआ था तब उस रईसजादे ने अपनी आस्तीन से छिपकर ऐसी ही सुइयों से वार किया था। यहाँ तक कि उसकी वह बर्फीली बहन सुमित्रा लेंग यूलन भी उसी प्रतियोगिता के दौरान इसी नीच हथियार का शिकार होकर अस्पताल पहुंची थी। बस अंतर सिर्फ इतना था कि उस दिन उस सुई की नोक पर लगा जहर इस महाविष के सामने कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सही याद किया तुमने आर्यन। उस दिन मैदान पर उसका राजकुमार ने मेरी बहन सुमित्रा के खिलाफ बर्फ के जादुई तीरों की आड़ में इन्हीं सुइयों को हवा में छोड़ा था और उसे अस्पताल पहुंचाया था। और जब वह मुझसे टकराने आगे बढ़ा तो उसने दोबारा अपनी आस्तीन से यही सुइयां मेरी आंखों की तरफ दागी थीं, पर मेरी अग्नि नाग भट्टी की जादुई आग ने उन सुइयों को हवा में ही पिघलाकर कबाड़ बना दिया था। आर्यन की भौहें गुस्से के मारे बुरी तरह कांप रही थीं। वह अपने दिमाग के भीतर लगातार इस बात की गणितीय कड़ियां जोड़ रहा था कि आखिर उस महल के भीतर ऐश करने वाले राजकुमार के हाथों में इतनी खौफनाक जादुई सुइयां कहां से आ सकती थीं। पर आज जब इस 9 विश्वगुट का काला सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका था तो कमरे में खड़े हर एक बुजुर्ग के दिमाग में एक ही बात साफ हो चुकी थी कि उस शाही महल और इस विषैले संगठन के बीच अंदर ही अंदर कोई बहुत ही नीच और खूंखार साजिश पक रही थी। साम्राज्य का राजा तो हमेशा से बहुत ही सीधा, शांत और अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहने वाला एक सुलझा हुआ इंसान है। उस 9 विश्वगुट जैसे कसाईयों के साथ हाथ मिलाने से उस राजा को अपने जीवन में एक रत्ती भर का भी मुनाफा नहीं होने वाला था। पर इस बात की 100% उम्मीद है कि उसका वह लालची बेटा यानी वह राजकुमार सुगंध खुद छिपकर अपने स्वार्थ के लिए इस 9 विश्वगुट की काली ताकतों का इस्तेमाल कर रहा था। बैजू भाई ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। कुछ ही समय पहले उन्होंने ही अपनी दवाओं के अमृत से सुमित्रा के बदन से उस जहर को जड़ से उखाड़ा था, इसलिए उनके दिमाग का शक बिल्कुल सटीक था। अब इस पूरी साजिश का सच मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। पिताजी, मुझे बिना कोई पल गंवाए साफ साफ शब्दों में बताइए कि आखिर उस 9 विश्वगुट का मुख्य गढ़ किस दिशा में छिपा है? आर्यन ने पूछा, और उसकी पुतलियों के भीतर इस समय साक्षात प्रतिशोध और संहार की एक ऐसी अदम्य आग जल रही थी जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। वह मुक्त वायु पर्वत फ्री वाइंड माउंटेन की गहरी घाटियों के भीतर छिपे हैं मेरे बच्चे, पर हाँ, वहां कदम रखते समय अपने होश पूरी तरह ठिकाने रखना और बहुत सावधान रहना।
मुखिया जी बहुत अच्छे से जानते थे कि उनका बेटा आर्यन इस समय पूरे साम्राज्य का सबसे खूंखार शेर बन चुका था, जिसने याओ जैसे अभेद्य घराने को खिलौने की तरह मलबे में तब्दील कर दिया था। इसी विश्वास के कारण उनका दिल अंदर से बिल्कुल शांत था। तुम अपनी इस तलवार को लेकर बिना किसी डर के आगे बढ़ो आर्यन, हमें यहाँ तुम्हारे पिता के हाड़ मांस से इस पूरे जहर को बाहर निकालने के लिए सिर्फ थोड़े से और समय की जरूरत है। दादाजी ने आगे बढ़कर बड़े ही प्यार से आर्यन के मजबूत कंधे पर हाथ थपथपाया। हैश 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 तारांकन, रास्ते का साया और ऊंट की पीठ जैसी घाटी तारांकन। आर्यन उस बंद तहखाने से बाहर निकला। उसने अपने वफादार घोड़े की पीठ पर अपनी नीलनाग कसाई खड्ग को बांधा और बिजली की रफ्तार से मुख्य राजधानी की सीमाओं को लांघकर पूर्वी दिशा में फैले उन अनजान और खूंखार जंगलों की तरफ बढ़ चला। वह मुक्त वायु पर्वत हमेशा से इस पूरे महाद्वीप के सबसे खूंखार डाकुओं, हत्यारों और भाड़े के शिकारियों का मुख्य गढ़ माना जाता था। जादुई दुनिया की कहानियों के अनुसार प्रांत के जितने भी अपराधी और कसाई थे, उन सब ने मिलकर उस घाटी के भीतर अपना एक बहुत बड़ा काला साम्राज्य खड़ा कर लिया था, जिसे आज पूरी दुनिया नौ विश्वगुट के नाम से जानकर थरथर कांपती थी। जैसे ही वह राजधानी की सीमा से बाहर निकला और घने जंगलों के भीतर दाखिल हुआ, उसकी असीम मानसिक चेतना डिवाइन सेंस ने पल भर में ताड़ लिया कि कोई बहुत ही शातिर साया लगातार पीछे से उसकी परछाई का पीछा कर रहा था। आर्यन ने अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया और ऐसा नाटक किया मानो वह पूरी तरह अनजान और सीधा बच्चा हो। वह उसी सामान्य रफ्तार से अपने घोड़े को आगे बढ़ाता रहा। वह अच्छे से जानता था कि याओ घराने की तबाही के बाद उनके खानदान के कुछ बचे कुचे शिकारी यकीनन प्रतिशोध की आग में जल रहे होंगे और उसके खून के प्यासे होंगे। पर अपनी इस अमर असुर काया के प्रारंभिक चरण की ताकत के दम पर आर्यन को ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के हमलों से रत्ती भर का भी डर नहीं था। जंगल के बहुत घने हिस्से में पहुंचकर आर्यन अपने घोड़े की पीठ से नीचे उतरा और उसने जानबूझकर पैदल ही पेड़ों की आड़ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपने कदमों की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया ताकि पीछे आ रहा वह शिकारी बहुत आसानी से उसके करीब आ सके। पर अगले ही पल उसके दिमाग में एक अजीब सा कौतूहल जागा। उसने महसूस किया कि पीछे खड़ा वह साया उस पर कोई सीधा हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वह सिर्फ एक जासूस की तरह उसकी एक एक हरकत पर अपनी आंखें गड़ाए बैठा था और किसी को गुप्त संदेश भेजने की तैयारी में था। क्या ऐसा मुमकिन है कि उस मुक्त वायु पर्वत के कसाईयों को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि मैं अपने पिता के खून का बदला लेने इसी रास्ते से आगे बढ़ूंगा? अचानक ये खौफनाक विचार आर्यन के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा और वह समझ गया कि आगे आने वाली घाटी के भीतर उसके स्वागत के लिए मौत का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह एम्बुश तैयार किया जा चुका था। जैसे ही वह जंगल की और गहराइयों के भीतर दाखिल हुआ, उसकी मानसिक शक्ति ने पाया कि पीछा करने वाला वह साया अचानक हवा में लहराया और आर्यन को पीछे से ओवरटेक करते हुए बहुत तेजी से सीधे उसके आगे जा खड़ा हुआ। इस अजीब हलचल ने आर्यन के शक को 100% यकीन में बदल दिया कि आगे की जमीन पर मौत का तमाशा बिल्कुल तैयार था। हकीकत भी बिल्कुल वैसी ही निकली। पेड़ों की आड़ को पार करके जैसे ही वह जंगल के एक बहुत ही साफ और खुले मैदान पर पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसके कदम वहीं थम गए। उसने देखा कि सामने की जमीन पर एक साक्षात आलीशान सिंहासन जैसी राजसी कुर्सी टिकी थी। उस पूरे मैदान के आसपास दूर दूर तक एक भी पेड़ खड़ा नहीं था और वह पूरी चौड़ी जमीन पेड़ों से गिरी सूखी पत्तियों की पीली चादर से पूरी तरह ढकी पड़ी थी। और उस मखमली चादर के बिल्कुल बीचों बीच टिकी उस सोने की राजसी कुर्सी के ऊपर रेशमी लिबास पहने एक बहुत ही सुंदर और घमंडी नौजवान मुस्कुराता हुआ बैठा था। राजकुमार सुगंध। आर्यन की नजरों में इस समय साक्षात बर्फीली मौत का सन्नाटा छा चुका था। उसने अपनी ठंडी नजरों से उस साम्राज्य के वारिस की तरफ देखा, जिसे कुछ ही समय पहले उसने खुद मैदान पर मार मारकर एक अपाहिज लाश बना दिया था। वह अच्छे से जानता था कि अगर उसके पिता ने शाही खजाने से निकालकर बेशकीमती जड़ी बूटियों का पूरा अमृत इसके घावों पर न छिड़का होता, तो इस रईसजादे के लिए इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़े होकर यहाँ अकड़ना पूरी तरह नामुमकिन था। राजकुमार सुगंध का इस समय इस सुनसान जंगल के बीच साक्षात्कार बनकर बैठे रहने का सिर्फ एक ही साफ मतलब था, वह 9 विश्वगुट अंदर से एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जैसे ही उसके पिता उस घाटी से अपनी जान बचाकर भागे थे, 9 विश्वगुट के राजा ने तुरंत आसमान में अपने सबसे तेज संदेशवाहक जादुई बाज मैसेजिंग ईगल को हवा में उड़ा दिया था, जिसके कारण इस राजकुमार को राजधानी से अपनी सेना लेकर यहाँ जाल बिछाने का पूरा समय मिल गया था। आर्यन के क्रोधित स्वभाव के अनुसार जैसे ही उसे अपने पिता के शरीर में फैले उस काले जहर की भनक लगती, उसका रोम रोम प्रतिशोध की आग में जल उठता और वह अकेले ही इस रास्ते से दुश्मन का गढ़ मिटाने बाहर निकलता। चूंकि राजकुमार सुगंध आर्यन के नाम से अपनी आत्मा की गहराइयों तक नफरत करता था,
इसलिए बीच रास्ते में ही उसका शिकार करने के लिए यहाँ चक्रव्यूह रचना उसके लिए बहुत ही स्वाभाविक और हसीन खेल था। जैसे ही आर्यन ने इस पूरी साजिश के पीछे छिपे विज्ञान को समझा, उसकी दिव्य नजरों ने भांप लिया कि आसपास की झाड़ियों और पेड़ों के पीछे इस समय 9 विषगुट के सैकड़ों शिकारी छिपे बैठे थे, जिनके हाथों में साक्षात काल के विष में बुझे हुए जादुई तीर और खूंखार हथियार चमक रहे थे। पर इस भयानक घेरे के बीच खड़े होने के बाद भी आर्यन का दिल अंदर से एक शांत समंदर की तरह अडिग था। उसके चेहरे पर खौफ की एक छोटी सी लकीर तक नहीं आई थी। आखिरकार वह खुद इस संसार का एक उभरता हुआ औषधि सम्राट था और उसका हाड़ मांस किसी भी आम जहर के असर को पल भर में सोखकर शांत करने का अदम्य दम रखता था। ऊपर से वह अब मर्त्य स्तर के 10वें महाशिखर की असीम प्राण ऊर्जा का स्वामी बन चुका था, जिसके कारण उसकी जादुई चेतना हवा में होने वाले छोटे से छोटे कंपन को भी साफ देख सकती थी। और वह बहुत अच्छे से जानता था कि यह राजकुमार सुगंध दोबारा उसके खिलाफ उन्हीं पुरानी मामूली सुइयों का इस्तेमाल करने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। राजकुमार सुगंध की उस राजसी कुर्सी के ठीक पीछे 4 बहुत ही विशालकाय और मजबूत कदकाठी के योद्धा खड़े थे, जिनके शरीरों से निकल रही शुद्ध प्राण ऊर्जा हवा को चीर रही थी। उनकी उस अदम्य शक्ति को देखकर कोई भी आसानी से ताड़ सकता था कि वे सब शाही महल के सबसे सर्वश्रेष्ठ और अभेद्य राजकीय उस्ताद इंपीरियल पैलेस एक्सपर्ट्स थे। राजकुमार सुगंध, मुझे सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी कि इस साम्राज्य का इतना प्रतिष्ठित और आलीशान वारिस अंदर से इतना नीच निकलेगा कि अपनी राजसी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर उस गंदे 9 विषगुट के कसाईयों के तलवे चाटने लगेगा। अगर तुम्हारी इस नीच साजिश की भनक इस साम्राज्य के लाखों नागरिकों और बड़े बड़े घरानों को लग गई तो तुम्हारे इस पूरे शाही खानदान के नाम पर थूकने के लिए भी बाजार में जगह कम पड़ जाएगी। आर्यन ने अपने होठों पर एक कड़वी और तिरस्कार भरी मुस्कान लाते हुए कहा। लौंडे आर्यन, आज मौत साक्षात तेरे सिर पर मंडरा रही है और तेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां पूरी होने वाली हैं, फिर भी तेरी इस जुबान की अकड़ और घमंड कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार जब तेरी ये लाश इस मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, तो आखिर इस संसार में कौन माय का लाल बचेगा जो मेरे और उस 9 विषगुट के इस गुप्त रिश्ते का राज दुनिया के सामने खोल सके। हाँ हाँ हाँ, बस एक बार आज खेल खत्म करके मैं तुझे रास्ते से हटा दूं, फिर जैसे ही मैं इस साम्राज्य के सिंहासन पर बैठकर नया राजा बनूंगा, मैं अपनी पूरी शाही फौज के प्रहार से तेरे उस पूरे आर्यन परिवार की जागीर को शमशान बना दूंगा। क्योंकि इस साम्राज्य की धरती पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही एक छत्र राज होगा। मैं यहाँ का एकमात्र निर्विवाद सम्राट बनना चाहता हूँ। राजकुमार सुगंध ने अपनी आंखों में साक्षात पागलों जैसी सत्ता की भूख समेटे हुए चिल्लाकर कहा। इस दक्षिण मार्शल साम्राज्य का राजा सिर्फ कागज के पन्नों पर ही असली राजा माना जाता था। भले ही वह पूरे देश की व्यवस्था को संभालता था, पर जब जादुई दुनिया में आर्यन परिवार और याओ घराने का महायुद्ध छिड़ा, तो उस राजा के पास उस लड़ाई के बीच में पैर रखने का न तो कोई जादुई अधिकार था और न ही उसके पास उन खूंखार उस्तादों को रोकने का कोई दम था। इसलिए हकीकत यही थी कि शाही महल की असली ताकत बहुत ही सीमित और कमजोर थी। राजकुमार सुगंध इस साम्राज्य का इकलौता वारिस था और आने वाले समय में वही यहाँ का नया राजा बनने वाला था। सत्ता और असीम ताकत को अपनी मुट्ठी में करने की उसकी वह पागल भूख इतनी तीव्र थी कि वह भविष्य में इन शक्तिशाली जादुई घरानों के रुतबे के सामने कभी झुकना नहीं चाहता था। इसी लालच के कारण उसने छिपकर उस 9 विषगुट जैसे खूंखार संगठनों के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। उसकी साजिश साफ थी, जैसे ही सही मौका हाथ लगेगा, वह इन गुप्त ताकतों के जानलेवा विषैले प्रहार से इन सभी बड़े परिवारों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देगा। बिना कोई पल गंवाए एक साथ हमला करो मेरे शेरों। इस शैतान का शरीर आज किसी भी कीमत पर इस जंगल की सीमा से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही राजकुमार सुगंध के मुंह से वह खूंखार आदेश बाहर निकला, उस शांत जंगल के भीतर अचानक साक्षात मौत की एक बहुत ही बर्फीली और ठंडी हवा के थपेड़े चारों तरफ तेज गति से चलने लगे। राजकुमार सुगंध अपनी राजसी कुर्सी से उठकर उन चारों शाही उस्तादों के कड़े पहरे के बीच पलक झपकते ही उस घने जंगल के भीतर हवा की तरह गायब हो गया। तभी एक भयंकर बर्फीली हवा का झोंका आया और आर्यन ने देखा कि उसके चारों तरफ अचानक काले रंग के घने जादुई कोहरे का एक विशाल सैलाब प्रकट हो गया। उसने बिना कोई पल गंवाए अपनी मजबूत और घनी प्राण ऊर्जा को जगाया, जिसने पल भर में उसके पूरे शरीर के चारों तरफ एक अभेद्य जादुई रक्षा कवच तैयार कर दिया। इसके साथ ही उसने अपनी सांसें पूरी तरह रोक ली, क्योंकि वह भली भांति तार चुका था कि यह कोई साधारण धुआं नहीं बल्कि साक्षात काल का विषैला कोहरा था। वह काल का कोहरा जैसे ही वहां पहुंचा, उसने उस पूरे खुले मैदान को चारों तरफ से घेर लिया और आर्यन का फौलादी शरीर उस काली आग के बीच पूरी तरह छिप गया। दोपहर का समय होने के बाद भी उस कोहरे के कारण आर्यन की आंखों के आगे साक्षात अमावस्या का घना अंधेरा छा चुका था।
तभी अचानक आर्यन की भौहें गुस्से के मारे कांप उठी। उसकी असीमित जादुई चेतना ने महसूस किया कि चारों दिशाओं से अनगिनत खूंखार चीजें बहुत तेज रफ्तार से सीधे उसकी छाती को चीरने के लिए आगे बढ़ रही थीं। वे हवा में तैरते हुए आ रहे हजार हजार जादुई तीर और अलग अलग लंबाई और मोटाई की तीखी विषैली सुइयां थीं। उन खूंखार छिपे हुए हथियारों का एक बहुत बड़ा सैलाब एक ही समय पर चारों कोनों से आर्यन का शिकार करने के लिए लपका। वह धुंधला जंगल अब उन तीरों की वजह से पूरी तरह ढक चुका था और वहां मौत का सन्नाटा छा गया था। ये नज़ारा ऐसा था मानो आसमान से पानी की बूंदों की जगह साक्षात काल के विष में बुझे हुए हथियारों की कोई भयंकर महाबारिश आर्यन के वज्र जैसे शरीर पर होने जा रही हो। इससे पहले जब आर्यन मैदान पर खड़ा था तो उसने अपनी मानसिक शक्ति से आसपास छिपे हुए शिकारियों की संख्या को बहुत अच्छे से ताड़ लिया था, पर उसे सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी कि वे सब मिलकर एक साथ इतनी भारी संख्या में इन गुप्त हथियारों का ऐसा स्पेक्टेक्युलर महाविस्फोट करेंगे। पर इसके बावजूद मौत के इस भयानक चक्रव्यूह के बीच खड़ा होने के बाद भी आर्यन के दिल में खौफ का एक छोटा सा कतरा तक नहीं जागा। आर्यन ने अपने मन के भीतर एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और सोचा कि इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि वह काया राजकुमार सुगंध आज मेरी मौत को लेकर इतना 100% आश्वस्त था। अगर मेरी जगह इस मैदान पर मर्त्य स्तर के 8वें या 9वें चरण पर बैठने वाला कोई आम और सीधा सरल योद्धा खड़ा होता तो मुझे पूरा यकीन है कि उसकी लाश अब तक तीरों से छन्नी होकर इस मिट्टी के नीचे दफन हो चुकी होती। जैसे ही वे अनगिनत उड़ती हुई सुइयां और तेज धार तीर उसके शरीर से टकराने वाले थे, आर्यन ने एक खूंखार शेर जैसी हुंकार भरी और उसके बदन की चमड़ी को फाड़कर एक ऐसी अदृश्य और असीमित प्राण ऊर्जा बाहर निकली जिसका कोई अंत नहीं था। ये साक्षात पांचों तत्वों के महामिलन से पैदा होने वाला ब्रह्मांडीय महाबल था। यह अत्यंत गहरा, प्राचीन और डरावना जादुई दबाव पल भर में पूरे कई गज के दायरे में फैल गया। हवा में तैरते हुए वे सभी खूंखार हथियार जैसे ही इस महाबल के दायरे के भीतर दाखिल हुए, उनकी पूरी मारक क्षमता पल भर में दम तोड़ गई। वे सब 1 इंच भी आगे बढ़ने में पूरी तरह लाचार साबित हुए और हवा के बीचों बीच जहां के तहां बेबस होकर लटक गए। वे हजारों तीखे तीर और सुइयां आर्यन के उस ब्रह्मांडीय महाबल के जादुई घेरे में बंधकर हवा में एक दूसरे के ऊपर टिके थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो आर्यन के पूरे शरीर के चारों तरफ लोहे के तीरों की एक बहुत ऊंची और अभेद्य काली दीवार खड़ी कर दी गई हो। ही तो तुम्हारे तरकश के सारे तीर खत्म हो गए क्या चूहों? पर प्रतिशोध के इस खेल की शुरुआत के लिए ये संख्या भी काफी हसीन है। आर्यन खिलखिलाकर हंसा। उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ ताइची साधना के कठोर और कोमल दोनों गुप्त सूत्रों को एक साथ जगाया और उस ब्रह्मांडीय महाबल को एक भीषण चक्रवात का रूप दे दिया जिसने उन सभी हथियारों को हवा के बीच मजबूती से जकड़ रखा था। उसी पल आर्यन की जादुई चेतना ने महसूस किया कि झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छिपे हुए वे सैकड़ों शिकारी इस अजूबे को देखकर अपनी सुध बुध खो चुके थे और डर के मारे उल्टे पैर जंगल की और गहराइयों की तरफ भागने की फिराक में थे। तभी आर्यन के दिमाग में एक बेहद क्रूर और जानलेवा विचार आया। बूम! उसके फौलादी बदन से प्राण ऊर्जा का एक ऐसा भीषण विस्फोट हुआ मानो किसी समंदर के भीतर साक्षात सुनामी की कोई महालहर उठ खड़ी हुई हो। उस अचानक छूटे भयंकर जादुई झटके के दबाव से वे हजारों तीर और सुइयां जो हवा में लटके थे, वे उल्टी दिशा में घूम गए और उस काले विषैले कोहरे को चीरते हुए साक्षात कयामत की बिजली बनकर चारों दिशाओं में वापस लौट गए। पलक झपकते ही आर्यन के आसपास की वह पूरी जमीन साफ हो गई और वह जंगल दोबारा धूप की रोशनी से जगमगा उठा। पर अगले ही पल उस घने जंगल के भीतर से एक साथ सैकड़ों शिकारियों के चिल्लाने और तड़पने की साक्षात नरक जैसी दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी, मानो कोई साक्षात शैतान उस घाटी के भीतर खड़ा होकर एक ही पल में सैकड़ों कसाईयों के प्राणों की बलि ले रहा हो। इसे ही कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे मेरे भाई। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और उन लाशों की तरफ देखकर एक कड़वी सांस ली। उसकी नसों के भीतर बहने वाली प्राण ऊर्जा इतनी असीम और घनी थी कि जब तक वह अपनी इस जादुई शक्ति के पैतरे सही से चलाना जानता था, इस संसार में उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। उसे ऐसे छिपकर वार करने वाले चूहों के हथियारों पर रत्ती भर भी ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अग्नि हंस पंख की उड़ान और काय का शिकार। तभी आर्यन की पीठ के पीछे से अचानक आग की 2 बहुत बड़ी लपटें बाहर निकली और देखते ही देखते वे धधकती हुई लपटें हवा में 2 विशालकाय जादुई पंखों के रूप में तब्दील हो गईं। उस काया राजकुमार सुगंध को इस जंगल की सीमा से बाहर भागने से रोकने के लिए आर्यन ने बिना कोई समय गंवाए अपने अग्निहंस पंख बाहर निकाल लिए थे। आग के उन विशाल पंखों ने एक ही झटके में आर्यन के शरीर को हवा में ऊपर धकेल दिया और वह किसी भूखे जादुई बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों को चीरता हुआ सीधे बादलों के पास जा पहुंचा। आर्यन की आंखें इस समय आसमान में उड़ने वाले किसी शिकारी चील जैसी पारदर्शी हो चुकी थीं,
भले ही वह आसमान की इतनी ऊंचाइयों पर उड़ रहा था, पर नीचे की धरती पर रेंगने वाली एक एक चींटी की हलचल भी उसकी पुतलियों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। बहुत कम समय में उसकी नजरों ने जंगल के बाहर जाने वाले उस मुख्य रास्ते को ढूंढ निकाला जहां उसने कुछ देर पहले अपने घोड़े को छोड़ा था, और यही वह इकलौता मार्ग था जो वापस मुख्य राजधानी के शाही महलों की तरफ जाता था। आर्यन ने अपनी मानसिक चेतना के दम पर उन विशाल अग्निहंस पंखों को हवा में लहराया और अंतरिक्ष को चीरते हुए अविश्वसनीय रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। उसे उस भगोड़े का शिकार करने में रत्ती भर भी समय नहीं लगा, और पलक झपकते ही वह सीधे राजकुमार सुगंध के सिर के ऊपर जा पहुंचा। उधर रास्ते पर अपने घोड़े की पीठ को चाबुक से पीटते हुए राजकुमार सुगंध मन ही मन फूला नहीं समा रहा था और उसके चेहरे पर गहरी खुशी दमक रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसने आज अपने जीवन के सबसे बड़े और खूंखार दुश्मन का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया था। वो सोच रहा था कि अब जैसे ही उसके बूढ़े पिता इस साम्राज्य का सिंहासन उसके हाथों में सौंपेंगे, वह अपनी उस पागल साजिश के दम पर पूरे साम्राज्य पर अपना एक छत्र राज कायम कर लेगा। पर तभी अचानक आसमान की गहराइयों को चीरती हुई एक ऐसी कड़कती आवाज उसके कानों से टकराई जिसने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी। राजकुमार सुगंध। आर्यन ने आसमान के बीचों बीच खड़े होकर पूरे ब्रह्मांड को कपाते हुए उसका नाम पुकारा। राजकुमार सुगंध का पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा कि शायद यह उसकी आंखों का कोई भ्रम या धोखा था, पर अगले ही पल दोबारा वही बर्फीली और साफ आवाज सीधे बादलों के ऊपर से नीचे की जमीन से टकराए। उसने और उसके साथ भाग रहे उन चारों राजकीय उस्तादों ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और जैसे ही आसमान की तरफ देखा, उनके दिलों की धड़कनें वहीं थम गईं। उन्होंने देखा कि नीले आकाश के बीच आग से दहकते हुए दो विशालकाय लाल पंख तैर रहे थे, और उन पंखों के बिल्कुल बीच में साक्षात काल का रूप धारण किए जो योद्धा खड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि खुद आर्यन था। आर्यन की पीठ के पीछे प्राण ऊर्जा से बने उन विशाल जादुई पंखों को हवा में लहराते देखकर राजकुमार सुगंध के सिर के बालों से लेकर उसके पैर के अंगूठे तक साक्षात मौत की एक बहुत ही ठंडी सिहरन दौड़ गई। आर्यन अभी तक जिंदा था। ऊपर से उसके पास उड़ान भरने की एक ऐसी जादुई युद्ध कला मौजूद थी जिसकी कीमत इस पूरी दुनिया की सारी धन दौलत मिलकर भी कभी नहीं चुका सकती थी। आर्यन आसमान से सीधे नीचे की तरफ किसी तेज तरार उल्कापिंड की तरह लपका, और पलक झपकते ही नीले रंग की अत्यंत घनी और जानलेवा प्राण ऊर्जा का एक खौफनाक सैलाब उसकी हथेली के ऊपर तैरने लगा। देखते ही देखते उस ऊर्जा ने हवा में एक बहुत ही विशालकाय हथेली का रूप ले लिया। भले ही राजकुमार सुगंध और उसके वे चारों उस्ताद अपने घोड़ों को पूरी ताकत से भगा रहे थे, पर आर्यन की दिव्य नजरों में उनकी वह रफ्तार साक्षात किसी शिकारी बाज के पंजों के नीचे दबे हुए दो लाचार खरगोशों की छटपटाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। आर्यन ने अपनी उस आकाश प्रकंपन हथेली के महाप्रहार को हवा में आजाद कर दिया और वह विनाश का प्रहार साक्षात कयामत बनकर सीधे राजकुमार सुगंध और उन चारों शाही उस्तादों के शरीरों पर जाकर लगा। यह मर्त्य स्तर के 10वें महाशिखर के राजा की सर्वश्रेष्ठ प्राण ऊर्जा का साक्षात तांडव था, जिसके भीतर कड़कती बिजली और तूफानी हवा का एक अत्यंत हिंसक संयोजन छिपा था। उस भयानक जादुई दबाव और प्रहार के झटके से पलक झपकते ही उन पांचों योद्धाओं के हाड़ मांस के चिथड़े उड़ गए। इंसानों के साथ साथ उनके वे मजबूत घोड़े भी एक ही सेकंड के भीतर दम तोड़कर वहीं ढेर हो गए, और वे पांचों शिकारी मलबे के पत्थरों पर पड़े अपने मुंह से गाढ़ा खून उगलते हुए तड़पने लगे। 4 सिरों की भेंट और ड्रैगन युद्ध कला का राज। आर्यन शांत कदमों से चलता हुआ उनके करीब पहुंचा, और इस समय उसके दाहिने हाथ में नीलनाग कसाई खड्ग की तेज धार चमक रही थी। उसने राजकुमार सुगंध की फटी आंखों के बिल्कुल सामने एक एक करके उन चारों राजकीय उस्तादों की गर्दन को अपनी तलवार से गाजर मूली की तरह काट डाला। अपनी आंखों के सामने खून का ऐसा खौफनाक सैलाब और मौत का ये विभत्स मंजर देखकर राजकुमार सुगंध का सारा राजसी रसूख हवा हो गया। वह खौफ के मारे इस कदर थर थर कांपने लगा कि उसकी पतलून वहीं गीली हो गई। आर्यन इस साम्राज्य के वारिस की गर्दन बिना किसी नियम या कानून के डर के पल भर में काट सकता था, और यह हकीकत इस समय राजकुमार सुगंध को साफ साफ दिखाई दे रही थी। साक्षात मौत उसके मुंह के आगे खड़ी थी, और पूरी हवा उन लाशों के गाढ़े खून की तीखी गंध से भर चुकी थी। उन चारों उस्तादों के कटे हुए सिर राजकुमार सुगंध के पैरों के आगे सजे थे, पर उस विभत्स दृश्य से कहीं ज्यादा जिस चीज ने उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोरकर कपा दिया था, वह आर्यन के होठों पर खेल रही वह बेहद मनमोहक मुस्कान और उसके पूरे वजूद से बाहर निकल रहा वह गाढ़ा संहारक कोहरा था। उस दिन प्रतियोगिता के मैदान पर तुमने जो नीच हरकतें की थीं, मेरा ये दिल उसे एक मामूली बच्चों का खेल समझकर पूरी तरह भूलने ही वाला था। पर मुझे सपने में भी यह अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे भीतर का ये गंदा लालच इतना बढ़ जाएगा कि तुम पीछे से छिपकर मेरे पिता के प्राण लेने की साजिश रचने लगोगे।
आज तुम जिस मौत के मुंह में खड़े हो, ये कुआं तुमने खुद अपने ही हाथों से खोदा है। आर्यन ने बेहद ठंडे और बर्फीले स्वर में कहा। राजकुमार सुगंध का वह सुंदर चेहरा इस समय खौफ और दर्द के मारे पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसका पूरा शारीरिक ढांचा अंदर से टूट चुका था और उसके बदन में विरोध करने की एक रत्ती भर की भी ताकत बाकी नहीं बची थी, पर फिर भी उसने कांपते होठों से बहुत ही लाचारी के साथ भीख मांगते हुए कहा, छोटे उस्ताद आर्यन, मुझसे बहुत बड़ी भूल। पर इससे पहले कि वह अपने कायरता के शब्द पूरे कर पाता, आर्यन की कसाई खड्ग हवा में लहराए और एक ही झटके में राजकुमार सुगंध का वह घमंडी सिर उसके धड़ से अलग होकर दूर सूखी पत्तियों पर जा गिरा। इस दक्षिण मार्शल साम्राज्य के होने वाले नए राजा की गर्दन आज आर्यन के हाथों बीच रास्ते पर काटी जा चुकी थी। अहंकारी और निकम्मा लौंडा, हमेशा दूसरों की जादुई ऊर्जा और मेहनत को बर्बाद करने की इसकी आदत कभी नहीं गई। आर्यन ने तिरस्कार से थूकते हुए कहा। उसने आगे बढ़कर राजकुमार सुगंध की कमर पर बंधी हुई चमड़े की कीमती जादुई थैली को उखाड़ा और अपनी चेतना से उसके भीतर झांका। उस थैली के भीतर हजारों जादुई सिक्कों के अलावा बहुत ही सलीके से रखी हुई एक बिल्कुल नई प्राचीन किताब मौजूद थी। आर्यन ने फुर्ती से उस किताब को बाहर निकाला और जैसे ही उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखे अक्षरों को पढ़ा, उसका दिल खुशी के मारे झूम उठा। वहां साफ साफ दर्ज था, ड्रैगन युद्ध कला। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह मूर्ख राजकुमार इतनी अमूल्य और पौराणिक धरोहर को हमेशा अपनी आस्तीन में छिपाकर घूमता था। आर्यन ने बिना कोई पल गंवाए उस ड्रैगन युद्ध कला की किताब को अपनी उंगली में चमक रही उस अदृश्य जादुई अंगूठी के भीतर सरका दिया, ताकि रिंग के भीतर बैठी सुहानी और बैजू बाई एकांत में इसके कूट शब्दों का अध्ययन कर सकें। प्राचीन काल की यह ड्रैगन युद्ध कला अपने आप में साक्षात देवताओं की गुप्त साधनाओं जैसी अदम्य शक्ति रखती थी। यह विद्या इतनी खूंखार थी कि इसके सूत्रों को देखकर सुहानी और बैजू बाई जैसी महाकुशल परियों के दिलों में भी गहरी जिज्ञासा जाग उठी थी। रिंग के भीतर से सुहानी की बहुत ही उत्साहित और रसीली आवाज गूंजी कि आर्यन, ये जो किताब तुम्हें हाथ लगी है, यह असल में पूरी मूल ड्रैगन युद्ध कला का महज एक छोटा सा टुकड़ा मात्र है। इसके इस शुरुआती हिस्से का मुख्य काम साधक के भीतर छिपी प्राण ऊर्जा के मार्ग को पूरी तरह बदलना है, ताकि वह अपनी साधारण ऊर्जा को सीधे साक्षात ड्रैगन की जादुई आभा में बदल सके। एक बार जब तुम्हारी ऊर्जा इस रूप में ढल जाएगी, तो तुम इसके दम पर ब्रह्मांड के सबसे खूंखार पैतरे चला सकोगे। ये बिल्कुल वैसा ही चमत्कार है जैसा तुमने उस दिन प्रतियोगिता के मैदान पर उस ड्रैगन मुष्टि कला को चुराकर किया था। पर सच तो यह है कि उस दिन तुमने इस राजकुमार की अधूरी नकल को देखकर जो पैतरा चलाया था, वह पूरी तरह अधूरा और दोषपूर्ण था। ऊपर से हकीकत ये भी है कि इस निकम्मे राजकुमार सुगंध ने अपनी पूरी जिंदगी में इस कला का कड़ा अभ्यास कभी किया ही नहीं था, इसलिए इसका ये रूप इतना कमजोर और रद्दी था। इसके पास इतनी अद्भुत और